Good evening all. I, CA Vijay Agrawal, welcomes you in today's seminar on recent amendment in GST organized by the CIRC. आज मैं सबसे पहले स्वागत करना चाहूंगा। हमारे साथ हैं CIRC सेक्रेटरी CA लोकेश माहेश्वरी जी, सिकासा चेयरमैन CIRC CA अनिल यादव जी और आज के हमारे लंदन स्पीकर CA यश डड्डा जी। आप एंड ऑल पार्टिसिपेंट, आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा सीए लोकेश माहेश्वरी जी से, सेक्रेटरी CIRC वेलकम एड्रेस के लिए। थैंक यू विजय जी। सभी मेंबर्स जो आज हमारे वेबिनार के अंदर हैं, मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं CIRC की ओर से। और साथ में मैं हमारे चेयरमैन हैं अतुल मेहरोत्रा जी, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सर वेलकम स्पीच आप दें, क्योंकि हमारे लीडर तो सर आप ही हैं। I request to CA Mehrotara ji for welcome speech. Thank you, Lokesh bhai, the learned team pillar of our CIRC, and Anil ji, Vijay Agrawal ji, moderator and young dynamic speaker of today's virtual meeting. Yes ji, very recent changes relating to the GST. So first of all, I welcome all of you, my seniors, colleagues, boys and girls. As you all know that September was the month in which all we professionals have a lot of responsibility and there is a lot of expectations from our clients, from government as well. But I am thankful to all the members who are in practice that this time they all managed their time with their professional challenges, and we were not worried at all regarding the extension of the date. Due to some technical reasons, though it was extended for 7 days, but we were managing our work so that it should be completed within the time frame was 30th September. So thanks to all of you, and I congratulate all the members for their commitment towards the profession. विजय भाई ने बहुत अच्छी टिक लगा रखी है पीछे। और as far as our regional council is concerned, our team is very dedicated. We are always willing to serve, willing to work for our members and students. And I am sure that today there is no any pendency at our end. And as far as the CIRC team is concerned, or decentralized office is concerned, member section is concerned, which is at Mumbai, they are always willing to serve our members within the time or even before time which is being prescribed for the completion of that activity or the responsibility of that particular officer. So friends, उसके बाद भी अगर कभी आप लोगों को किसी भी मेंबर को लगता है तो आपके शहर में बहुत सारे हमारे काउंसिल मेंबर हैं, वहाँ पर अनिल भाई हैं, आकाश जी हैं, लोकेश भाई हैं, हम लोग हैं। कभी भी आप हम लोगों की सेवाओं के लिए कभी भी कोई चैलेंज आता है, कोई भी सपोर्ट चाहिए, तो वी आर ऑलवेज देयर। त्योहारों का समय शुरू हो गया है, हो रहा है। आप सभी लोगों से गुजारिश है कि अपने सेहत का और अपने सुरक्षा का ध्यान में रखते हुए उसको हम लोग मस्ती से सेलिब्रेट करेंगे। और साथ ही साथ जो आगे आने वाली हमारी इवेंट्स हैं उसके बारे में हमारे लोकेश जी अपडेट करते रहते हैं, हमारी CIRC की साइट पे भी अपडेट होता रहता है, तो आप लोग उससे ज़्यादा से ज़्यादा उसमें प्रोग्राम में शामिल होइए। और जो बहुत ही एक हिस्टोरिकल इवेंट होने जा रही है 18 नवंबर से 21 नवंबर मुंबई में, वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट्स, तो काफ़ी अच्छे रजिस्ट्रेशन है। मेरे को अभी उसी मीटिंग में 4 बजे ज्वाइन करना है, वो वहाँ भी एक मीटिंग चल रही है। सो आप लोगों से निवेदन ये है कि थोड़ा सा जरूर उसमें चैलेंज आ रहा है रजिस्ट्रेशन फी को लेके, स्टेइंग को लेके और ओवरऑल एक्सपेंडिचर को लेके, बट इट इज नॉट ए एक्सपेंडिचर, इट इज एन इन्वेस्टमेंट फॉर आवर फ्यूचर प्रोफेशनल बिग पिक्चर। क्या होगा
हमारा प्रोफेशन अगले 20 सालों में हो सकता है कि कोई एक जो बहुत सारे कंट्रीज से लोग आ रहे हैं उनकी बात को सुन के हमें कुछ अपने विजन को, अपने आगे फ्यूचर के प्रोफेशनल कैरियर को कुछ एक नया रास्ता मिल जाए और उस रास्ते पे चलकर हम और हमारे साथी लोग कुछ अच्छे से और बेहतर प्रोफेशन को सर्व कर पाएं और अपने लिए भी अच्छा कर पाएं। सो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आगे की कार्रवाई के लिए हमारे मॉडरेटर साहब को माइक सौंपता हूँ। थैंक यू। थैंक यू चेयरमैन सर फॉर योर इंस्पायरिंग वर्ड्स। एंड मैं अब रिक्वेस्ट करूंगा हमारे सिकासा चेयरमैन अनिल यादव जी से आज के प्रोग्राम की थोड़े से रोल के बारे में, भूमिका के बारे में थोड़ा सा 2 शब्द में। Thank you so much, Vijay ji. Respected Chairman Atul ji, respected Secretary Lokesh ji, our dynamic speaker from Jaipur, Yash Dadda ji, and all the members present here. As you all are aware कि GST Council ने अभी कुछ changes किए हैं और क्या लोग कहते हैं बोला था changes तो GST में होते रहते हैं, इनकम टैक्स ठीक है, तो GST में तो आप लोग जितनी ज्यादा VCMs हो सके, जितने ज्यादा स्पीकर से हमें आप मिला सके, उतने आप प्रोग्राम करते रहें। और हमारे जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं CIRC के, वो जितने प्रोग्राम होंगे पूरे हमारे YouTube चैनल के ऊपर अपलोड हो रहेंगे। ऐसा नहीं है कि आज जैसे मेरे पास मैसेज था कि सर हम अटेंड नहीं कर पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, तो जितनी भी हमारी VCM रहेंगी पूरी, जितने जब से हम लोग आए तब से लेके अब तक जितनी VCM है सबकी सब हमारे YouTube चैनल के ऊपर अपलोड है। और जितनी PPT है, जो आज PPT यश जी भी हमारे साथ शेयर करेंगे, वो जितनी भी PPT है वो सब CIRC की वेबसाइट के ऊपर है, तो वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। वो पूरी जो हमारे चेयरमैन और सेक्रेटरी सर की जो सोच है उसके अकॉर्डिंग हम पूरी टीम वी आर ट्राइंग कि हम बेस्ट टू बेस्ट पूरे मेंबर को दे सके। और जैसा अतुल जी ने बताया वर्ल्ड कांग्रेस वहां हो रही है, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज आप वहां ज्वाइन करें, बिकॉज इट्स नॉट द एक्सपेंडिचर, इट्स इन्वेस्टमेंट। और डेफिनेटली मैं ये कहता हूँ कि आज जो हम ट्रेडिशनल प्रैक्टिस कर रहे हैं उसके साथ अगर हमें पता लगे कि ग्लोबली क्या वर्क्स हो रहे हैं, हम कैसे कहाँ कुछ कर सकते हैं। इवन मैं तो ये कहूंगा कि चलो ग्लोबली भी ठीक है, अगर हम वहां भी जा रहे हैं, अगर जयपुर से कोई सीए है, कोई कानपुर से है, कोई मुंबई से है, कोई दिल्ली से, हम लोग भी आपस में मिलेंगे और हम लोग भी बैठ के कोई डिस्कस करेंगे, तो हो सकता है कोई नए आइडिया हमारे साथ आए। तो रिक्वेस्ट आप सबसे आप लोग आए और आपकी कोई भी कहीं कोई समस्या कुछ हो, वैसे तो हमारे चेयरमैन और सेक्रेटरी सर के बारे में बताना चाहूंगा, ये जितने भी आपकी एप्लीकेशंस आती हैं, जितने भी आपके प्रोसेस होते हैं, ये पर्सनली उसको वॉच करते हैं। CIRC स्टाफ भी पूरा रहता है, ये डेली हर फ्राइडे चेक करते हैं कि जो एप्लीकेशंस थी वो पेंडिंग्स है, तो पेंडेंसी का रीजन या तो हम उन्हें बता दें या उस फाइल को हम अप्रूव कर दें। तो बहुत अच्छे हमारे चेयरमैन और सेक्रेटरी साहब काम कर रहे हैं। फिर भी अगर कोई आपको कोई इशू रहता है तो प्लीज आप हमें बताएं। अब हमें ज्यादा समय नहीं लूंगा और मॉडरेटर सर को कहूंगा सर आगे प्रोग्राम है। थैंक यू विजय जी। थैंक यू अनिल सर। नाउ अब मैं यश डड्डा जी को, आज के हमारे जो सुनने के लिए सब लोग बैठे हैं, उनको बुलाने से पहले मैं 2 लाइन यश डड्डा जी के बारे में बताना चाहूंगा। यश डड्डा जी is a fellow member of the ICI. He is associated with Messr Dadda and Company with a vast experience of 11 years in indirect taxes. He is special invited to the Indirect Tax Committee of ICI. He is also on panel of CII Rajasthan as GST advisor. He is founding member of the study group of ICI on GST matter. Apart from this, he has also interest in academic discussion also. He has written handbooks on principle of classification of goods and services under GST and also on full taxable person for ITDC of ICI. Friends, लेक्चर्स के बारे में अभी तक उन्होंने कितनी सेमिनार अटेंड किए हैं, शायद मेरे को लगता है मेरे पास काउंट भी, मतलब जितना मैं बोलूंगा उससे ज्यादा ही होगी कहीं, बाकी तो असली में तो मतलब यश डड्डा जी बता पाएंगे। मेरा जो मतलब अंदाजा है वो 1000 से ऊपर मतलब उनके सेमिनार होंगे, और हो सकता है ये फिगर बहुत छोटी हो। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अब स्वागत करना चाहूंगा यश डड्डा जी का। Sir, welcome. Thank you so much, Vijay ji, for the kind words. Respected Atul Mehrotra ji, Chairman, respected Lokesh Maheshwari ji, Secretary, and respected Anil Yadav ji, Sikasa Chairman from CIRC, and Moderator Vijay Agarwal ji. First of all, thank you so much to CIRC for giving me this opportunity. And one thing which at least I have noticed is COVID के बाद से, because all of us have moved our practices and habits to hybrid mode, तो CIRC ने जो बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है वो ये है कि CIRC के मेंबर्स को कनेक्ट करना थ्रू वर्चुअल मोड, कीपिंग प्रोग्राम्स लाइक दिस एंड इंश्योरिंग कि ये सब प्रोग्राम्स का जो रिकॉर्डिंग है इट इज अवेलेबल फॉर द मेंबर्स. इट्स क्वाइट यूजफुल एंड आई कांग्रेचुलेट टू द होल टीम फॉर in all of those efforts. One of these things which I have noticed.
So जैसा सभी लोग अभी गणमान्य लोग बोल रहे हैं, इनफैक्ट चेयरमैन सर ने भी कहा अभी कि नाउ दैट सीजन ऑफ टैक्स ऑडिट हैज कंप्लीटेड and we have done remarkably well. In fact, now this time when the normal understanding was that date हम सब लोगों ने we have made sure that we do almost all the compliances which we could do in the given frame of time. And that's how basically we gave this message to the government also. If the infrastructure which is promised is made available to chartered accountants, then chartered accountants can deliver the services with quality within given frame of time. And that is why this time, without much of the asking, when government realized that the portal was not working, they extended the date by 7 days. So that has been a good change, welcome change from our side and also from the government side. Now, gear shifting ka time hai. From July till September, majority of us, we were busy in doing tax audits, company law audits. We were busy in signing balance sheets. In fact, some of us might have interacted on clause 44 on 3CD also. But now it is the right time that we come back to GST because in terms of compliances, अब हम सब लोगों के सामने annual returns है financial year 2020, 21-22 की, whose due date are filing for our 31st of December 2022. And apart from that, what has happened is from 1st of October 2022, कुछ प्रोविजंस हैं जो फाइनेंस एक्ट 2022 के अंदर थे. फाइनेंस एक्ट 2022 which was enacted, the act was already, it got the assent of the president, but जो provisions की enactment की date है, we were, all of us were waiting for it except 2 provisions. बाकी जितने भी provisions GST के थे वो GST काउंसिल के recommendations के थ्रू होते हुए पार्लियामेंट में टेबल किए गए, बिल से वो एक्ट बना, प्रेसिडेंट का एसेंट मिला, बट वो नोटिफाई नहीं हुए थे. तो 2 प्रोविजंस के अलावा बाकी जितने भी सब प्रोविजंस है ऑफ द फाइनेंस एक्ट 2022 रिलेटिंग टू GST, now they have been implemented from 1st of October 2022. That means a change. जैसा अनिल जी ने कहा कि GST है तो change is just a synonym of GST. तो that is now all of us, हो सकता है आपने बजट के टाइम पे ये प्रोविजंस ऑलरेडी डिस्कस किए हो, बट बिकॉज ऑल ऑफ अस नो दैट इन GST व्हाट हैपेंस इज, एक्सेप्ट द नोटिफिकेशंस एंड द रूल्स, अगर कानून में कोई परिवर्तन करने की जरूरत है तो यहाँ पर, बिकॉज ये सिर्फ सेंट्रल का कानून नहीं है, यहाँ पे स्टेट्स भी इक्वल स्टेक होल्डर्स हैं. सो दिस law has to go to every state legislature and it has to be tabled there, then it has to be passed there, and once all state legislature passes the relevant changes in their respective state laws, उसके बाद जाके वो date enact होती है. And that is why you will see के अंदर ये हमेशा होगा कि provisions को enact होने में थोड़ा समय लगेगा. So they might get presidential assent way earlier. जब इनकम टैक्स के प्रोविजंस को मिलता है उसी समय पे प्रेसिडेंट अपना एसेंट दे सकते हैं, बट वो इंप्लीमेंट होते होते इट विल टेक अराउंड 6 months to 9 months एज द केस में भी. उसके साथ साथ कुछ और चेंजेस हैं प्रोसीजरल. कुछ सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो है ट्रान 1 का, उसकी मोडालिटी जो है विच इज नाउ अवेलेबल ऑन द GST पोर्टल. So our endeavor will be कि इन सब changes को we compile together and we discuss them so that we understand what is the implication it has in our day-to-day practice, what is the implication it has on the client side, what client needs to do, and what kind of notices for which we have to be prepared around all these provisions. Because ultimately जब हम अभी compliance करते हैं, and one of the things which all of us have seen in last at least I can say 6 months or so, कि हम जो compliance हम पहले कर रहे थे, अब उनके जब notices आने शुरू हुए हैं, या हम कह सकते हैं अब जब full-fledged notices and some demand orders, some communication which has started coming from the department, all of us have understood कि हम जो compliance कर रहे हैं that holds the key. अगर उस समय पर हम ध्यान रख सके and हम ये message client को communicate कर सके that whatever is being filled in the returns is very important, और उसको चेक करने के लिए, उस पर सवाल करने के लिए गवर्नमेंट के पास में sufficient time है, which is approximately 5 years to be precise. So that means we have to be on our toes when we're doing the compliances. Okay.
So before we go to the changes which are there in Finance Act 2022, applicable from 1st of October 2022, one change जिसका compliance आप already कर चुके होंगे, जिसका impact widespread है और इसका impact अब यहीं पर जहां तक नहीं है, but government has kind of given a message very clearly कि जो जीएसटी में असेसी का टैक्स बेस है, गवर्नमेंट उसको दो अलग अलग चश्मे में देखती है. All those assessees who are having an aggregate turnover of up to 5 crore rupees and all those assessees who have an aggregate turnover of more than 5 crore rupees. और जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है, अभी तो नहीं, बट गोइंग फॉरवर्ड गवर्नमेंट अंडरस्टैंड्स कि उन सब लोगों को ई इनवॉइसिंग करनी पड़ेगी. अपने इनवॉइस के ऊपर एक IRN नंबर होना चाहिए और वो इनवॉइस उनकी ई इनवॉइसिंग पोर्टल के थ्रू निकला हुआ होना चाहिए. As of now, from 1st October 2022, all those registered people who have an aggregate turnover of more than 10 crore rupees in any of the previous financial year, starting from financial year 17-18 till financial year 21-22, उनको 1st October 2022 से ई-इनवॉइसिंग कंप्लायंस करने की जरूरत है. मीनिंग देयर बाय अगर वो किसी ऐसे अपने कस्टमर को सप्लाई कर रहे हैं गुड्स और सर्विसेज जो जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड है और वो जो सप्लाई कर रहे हैं वो ट्रांजैक्शन टैक्सेबल है, इन सेंस इट इज नॉट कंप्लीटली एग्जेम्प्टेड, और वो टैक्स इनवॉइस या जीएसटी का डेबिट नोट या जीएसटी क्रेडिट नोट इश्यू कर रहे हैं, देन इट नीड्स टू हैव एन IRN, इट नीड्स टू हैव QR code, it is not a valid invoice. I'm sure आपने अलग अलग फेजेस में अपने अपने अलग अलग क्लाइंट्स के लिए कंप्लायंस करी होगी, बट नाउ व्हेन इट comes down to 10 करोड़, दैट मींस अब एक वो जो माइक्रो स्मॉल वाला व्यवसाय करने वाला असेसी है, जो ना पूरी तरीके से अनऑर्गेनाइज्ड है ना पूरी तरीके से ऑर्गेनाइज्ड है, who might have an accountant but may not have an in-house chartered accountant, जिसके पास अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर तो है बट हो सकता है ऑटोमेशन ना हो. अब वो सब कैटेगरी के लोग हैं जहां पे गवर्नमेंट उनको कह रही है कि अगर आप जब इनवॉइस बना रहे हैं तो बिफोर गिविंग दैट इनवॉइस टू योर कस्टमर, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इनवॉइस का डिटेल पहले हमें बताएं और हमसे एक एक्नॉलेजमेंट के तौर पे IRN नंबर ले और अपनी इनवॉइस के ऊपर पंच करें. मीनिंग देयर बाय आप अपने ट्रांजैक्शन का डिटेल है, डिटेल हमें आप इंटीमेट कर रहे हैं एक मशीन रीडेबल लैंग्वेज के अंदर. कुछ स्पेसिफिक टाइप के रजिस्टर्ड पर्सन हैं जिनको ई इनवॉइसिंग करने की रिक्वायरमेंट नहीं है. वही जो लोगों को छूट पहले दे रखी थी वो छूट अभी भी लागू है. तो अगर कोई गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंट है व्हिच इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड और एक बिलिटी जनरेट कर रहे हैं, उनको ट्रांसपोर्टेशन सर्विस के कॉन्टेक्स्ट में ई इनवॉइसिंग करने की जरूरत नहीं है. या फिर अगर कोई SEZ यूनिट है, बैंकिंग कंपनी है, नॉट रिक्वायर्ड टू बेसिकली डू दिस. Very important thing to understand, maybe we know it, but now from a supplier's perspective why it is important, क्योंकि अगर मेरा 10 करोड़ का टर्नओवर है और मैं किसी ऐसे आदमी को सप्लाई कर रहा हूँ जिसका टर्नओवर मुझसे ज्यादा है, दैट मीन्स वो ऑलरेडी ई इनवॉइसिंग एनवायरनमेंट से इक्विप्ड है. वो समझता है ई इनवॉइसिंग क्या है, वो ये भी समझता है कि इसके लिए सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है, और उसको ये चीज का भी अंदाजा है अगर उसका सप्लायर उसको ई इनवॉइस नहीं दे रहा है तो उसकी इनपुट टैक्स क्रेडिट के ऊपर डिपार्टमेंट गोइंग फॉरवर्ड जाके क्वेश्चन रेज कर सकता है. क्योंकि रूल 48 सब रूल 5 जो है जीएसटी रूल्स का, वहां पे स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन है जहां पर ये बोला गया है कि अगर आपको IRN आपको ई जनरेट करना था और आपकी इनवॉइस पे IRN होना था, अगर वो नहीं है, that means आपने जो भी इनवॉइस इशू करा है it is not in the specified manner and it can be assumed as if you have not issued a proper invoice. And we know recipient को अगर क्रेडिट लेना है तो उसके पास में एक टैक्स इनवॉइस होना चाहिए रूल 36 के हिसाब से, और उस टैक्स इनवॉइस के अंदर बेसिक इंग्रेडिएंट्स और एक स्पेसिफिक मैनर है जिसके थ्रू उसको इशू हुआ होना चाहिए. एंड दैट इज व्हाई ये इनिशियल ट्रांजिशन फेज में जहां पे कुछ लोगों ने ई इनवॉइस अभी तक इशू नहीं करे, या भाई सभी लोग जिनका टर्नओवर 10 करोड़ से भी ऊपर का है, एंड दे जनरली आस्क दिस क्वेश्चन कि मेरा सप्लायर है जिसने पिछले 21-22 फाइनेंशियल ईयर में ई इनवॉइसिंग नहीं करी, या मेरा सप्लायर है जिसका टर्नओवर 10 करोड़ ज्यादा पिछले साल में, उसको पता नहीं था और उसने बना सकता है. इज देयर एनी रिपरकशन इन दिस रिगार्ड? एंड द आंसर टू दैट इज कि
law or in the rules, there is no specific provision which clearly brings out कि आपको e-invoice generate कब तक करना है. Do you have to do it on the same day? Can you do it on the next day? Do you have to do it on a monthly basis, or do you have to do it on a yearly basis? Law is not clear. Not clear. लिखा हुआ नहीं है इसके बारे में. अब जब लिखा हुआ नहीं है तो कहीं से तो you would need a text material to vouch what you are thinking. So there was one FAQ which was issued by GSTIN. तो GSTIN ने कुछ FAQs इशू करे थे जब e-invoicing शुरू आया था 500 करोड़ और 100 करोड़ की लिमिट के ऊपर. And there in one of the questions, which was question number 40 of the FAQ, the question is, it can be done any time before issuing invoice, and it is recommended that it should be within 48 hours. And then क्या option है वो GSTN के FAQs के ऊपर के अंदर है. हम सब जानते हैं उसकी कोई लीगल वैलिडिटी नहीं है, बट अगर हुआ है that means there is some thought process which has gone behind writing this. It can't be an abstract कि 48 घंटे के अंदर करना है, but just to be on the safer side, I should always be आपका माल अगर dispatch calendar day के अंदर you should have an e-invoice prepared. That would be the ideal practice. And cancellation of the past invoice, this have to be looked upon case-to-case basis. Why backdated invoice are made, then decision needs to be taken in line with the law. And it's a very, very, I can say, ambiguous answer कि क्या करना है. तो उन्होंने बोला कि हो सकता है तकलीफ हो, बाकी कानून के प्रोविजंस के हिसाब से आपको देखने की जरूरत है. और कानून के प्रोविजन बड़े क्लियर है कि आप सर्विस जब आप दे रहे हैं और आप जब भी इनवॉइस रेज करें, देयर इज अ टाइम लिमिट गिवन. विद इन टाइम लिमिट यू हैव टू बेसिकली रेज द इनवॉइस. सो प्रैक्टिकली स्पीकिंग बैकडेटिंग अगर कोई कर भी रहा है, becomes an exceptional registered person जिसकी रिपोर्टिंग अब एक्सेप्शनल बेसिस के ऊपर गवर्नमेंट के पास में अवेलेबल है. and if somebody does that consistently कि वो इनवॉइस आज बना रहा है और उसका ई-इनवॉइसिंग लेट बना रहा है, that means he is inviting the attention of government कि इसकी बुक्स ऑफ अकाउंट या इसका बिजनेस करने का जो कंडक्ट है उसको थोड़ा देखने की जरूरत है. That needs to be identified, that needs to be understood कि वो बिजनेस कर कैसे रहा है, कि उसके सब रेगुलर बेसिस के ऊपर जो इनवॉइसिंग है वो एक सब्सिक्वेंट डेट के ऊपर रेस हो रही है, और जो उसका इनवॉइस डेट है दैट इज on a back date basis. Okay. One question which has been asked is, and I will answer that question right now, what about self-generated invoice such as invoice on which RCM is applicable? The answer is very clear. As supplier, whatever invoice you are issuing, the invoice which is mentioned under section 40, rule 48, as a supplier, only on that invoice you have to do the e-invoicing. And that is also B2B, not B2C. That means आप as a supplier जो डेबिट नोट बना रहे हैं या जो क्रेडिट नोट बना रहे हैं या जो आप अपने इनवॉइस बना रहे हैं which you will give as a supplier to the recipient, B2B invoicing only on that you have to generate the IRN number, otherwise you're not required to generate any IRN number. Now when I say this, and before I go to the provisions of the Finance Act 22 made applicable under GST from October 22, one picture which becomes very clear and in fact becomes clearer, and हो सकता है if हम में से कुछ लोगों ने interact पहले करा हो तो this pictorial presentation you might have seen earlier. इसमें पहले whenever I used to show this, तो ये जो red portion के अंदर है मैं इसको mark करके रखता था that this is currently not applicable. But now what has happened is government has tried to close the loop. सरकार ने एक loop close करने की कोशिश करी है, and they have moved a step closer to the automation. और एक indirect message है जो government देने की कोशिश कर रही है, that is that all those people who are maintaining their books of account on a manual basis या फिर जिनके यहाँ पर automation की कमी है, they might have a tough time in GST in the times to come. And maybe at the time of saying this it looks very fancy कि ये कहने का मतलब क्या है, पर ground reality यही है क्योंकि IRN basically nothing else but it is machine readable format where if machine will read the QR code or that 64-digit IRN number,
मशीन वुड बी एबल टू फाइंड आउट कि इस इनवॉइस के कंटेंट्स क्या है। और अगर मशीन वो काम कर सकती है कि वो इनपुट को ऑटोमेटिक रीड कर सकती है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसे स्टेज के ऊपर है कि वो ऐसी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर सकते हैं। एंड थिंक अबाउट दिस, व्हेन ऑल द एसएससीज टुडे व्हिच लिमिट इज 10 करोड़ रुपीस, और ये आगे जाके गोइंग फॉरवर्ड द प्लान ऑफ द गवर्नमेंट इज जनवरी 23 से इसको 5 करोड़ के ऊपर लेके आ जाएगी। तो जब ये 5 करोड़ पे हो जाएगा, तो 5 करोड़ से ऊपर वाले जितने भी लोग हैं, उनकी आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल्स रियल टाइम के बेसिस पे इट इज अवेलेबल ऑन ए गवर्नमेंट पोर्टल, और somebody is putting on a government portal, and on a real time basis whatever inward supplies that person is receiving, ऐसे आदमी से जिसका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है, उसकी डिटेल्स भी गवर्नमेंट के पास में। एंड इफ दे आर एबल टू बेसिकली कंबाइन एंड कोरिलेट दिस टुगेदर, टेक्निकली आपका इनवर्ड आउटवर्ड और प्रॉफिटेबिलिटी गवर्नमेंट इज एबल टू एक्चुअली आइडेंटिफाई, अंडरस्टैंड विदाउट आस्किंग एनी इंफॉर्मेशन फ्रॉम यू। तो अगर वो रिपोर्टिंग प्रॉपर है, तो आपका मोटा मोटी प्रॉफिटेबिलिटी इज ऑल्सो अवेलेबल विद द गवर्नमेंट, and that government is not capturing that data right now, government is not maintaining that data right now, but this we can see in future this can happen. And that is why as a consultant it becomes very important that we keep telling our client that all the old habits which they had, they need to die down, उनको खत्म करने की जरूरत है। और एक गिवन एनवायरनमेंट के अंदर जहां पर मेरा डेटा मेरे ERP से उठ के is going on an e-invoicing portal, and from that e-invoicing portal it is going on my GST portal, and from that GST portal I am getting a data back in form of GSTR 2B, जो मेरा सप्लायर का डेटा जो वहां से आया वो मेरे को अब डेटा मिल रहा है 2B के फॉर्म में, और वो 2B के बेसिस पे जो ऑटो पॉपुलेटेड डिटेल्स है अगर वो मैच्ड है मेरी बुक से, then it is I have to do nothing, I have to just file my return. If I have some data coming as an auto-populated data in my 2B, from my 2B, and I do not have that in my books of account, तो मुझे मेरी किताबें सही करने की जरूरत है। और अगर मेरे पास यहाँ मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट में कोई डेटा और मेरे को ऑटो पॉपुलेशन में नहीं दिख रहा है, that means my supplier is at fault. And now this loop is almost government has tried to close this. I'm not saying it is perfect, but yeah, they are reaching to that point where the automation is there. And ये चीज I believe is very important that all of us have to understand. इसी से क्यों लेते हुए let's move on to the provision, because जो मैंने अभी बात करी उसका hint और उसका pinch it will come in a change which is there under section 16 under GST. हम सब जानते हैं सेक्शन 16 जो इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में है, दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन जिसके बारे में रेगुलरली डे इन डे आउट अगर आप जीएसटी में किसी भी तरीके का प्रैक्टिस करते हैं, either you hear the number or you read the contents of the section 16. And in this section 16 there is section 16(2) जहां पर कुछ कंडीशंस हैं जिसको सेटिस्फाई करना जरूरी है in case I want my entitlement of input tax credit to be intact. तो entitlement of input tax credit which comes by an activity of business, अगर मैं उसको intact रखना चाहता हूं तो मुझे 16(2) की कंडीशंस को कंप्लाई करना है। 16(2) में शुरुआत में 4 कंडीशंस थी, उसके बाद एक नई कंडीशन ऐड हुई 5वीं फ्रॉम जनवरी 2022, जिसमें ये बोला गया कि जितनी भी इनपुट टैक्स क्रेडिट मैं मेरी रिटर्न्स में क्लेम करने वाला हूं, I have to ensure that that number of the credit is appearing in my GSTR 2B. So that means my supplier has to file GSTR 1 properly and itna properly that it appears in my GSTR 2B. Now with effect from October 22, उसके अंदर एक और कंडीशन है जो ऐड हो गई. So now going forward we have a 6th condition. We already had 4. From January 22 we had 5th that it needs to appear in 2B, and now we have a 6th condition. The 6th condition says that it is not only necessary that credit should appear in my GSTR 2B, it is also very important that it should not appear in the restricted category. तो उसको सिर्फ दिखना जरूरी नहीं है, उसको मेरी 2B में restricted category में नहीं दिखना जरूरी है. That means it should my 2B should be able to give me a message कि जिस सप्लायर की इनवॉइस के ऊपर मैं क्रेडिट क्लेम करना चाहता हूं वो क्रेडिट जीएसटी पोर्टल के हिसाब से रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, वो अवेलेबल है. और कौन सी क्रेडिट अवेलेबल होगी और कौन सी रिस्ट्रिक्टेड होगी, इसके जो प्रोविजन है वो सेक्शन 38 में लिखे हैं. सो ऑलरेडी एक सेक्शन 38 पहले था और सीजीएसटी एक्ट और रिस्पेक्टिव स्टेट जीएसटी एक्ट्स के अंदर, बट वो सेक्शन 38 को रिवैम्प कर दिया गया. इट हैज बीन चेंज्ड कॉम्प्रिहेंसिवली फ्रॉम 1st of October 2022.
तो 16(2) के साथ एक नई कंडीशन ऐड हुई 16(2)(BA) जो कहता है कि क्रेडिट को रिस्ट्रिक्टेड नहीं होना चाहिए एज पर सेक्शन 38, और इसके साथ सेक्शन 38 सबसेक्शन 2 के अंदर बताया गया कौन सी मेरी इनपुट टैक्स क्रेडिट है which I can claim, which will be treated as available credit, और कौन सी मेरी क्रेडिट है which will be treated as a restricted credit as per the provision of section 16(2)(BA) जो कैटेगरी में नहीं होनी चाहिए। अगर सिंपल भाषा में बात करें बिफोर गोइंग इनटू दिस, व्हाट इज गवर्नमेंट सेइंग? गवर्नमेंट इज सेइंग इज दैट सी यू शुड हैव कोलेस्ट्रॉल इन योर हार्ट, आपके हार्ट में कोलेस्ट्रॉल होना चाहिए, आपको कोलेस्ट्रॉल भी एक ऑप्टिमम कैटेगरी ऑप्टिमम अमाउंट तक होना चाहिए, उसके बियॉन्ड नहीं, और उसके जो ऑप्टिमम अमाउंट भी होना चाहिए वो ऑप्टिमम भी एक्चुअली दो कैटेगरी का कोलेस्ट्रॉल होता है, गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल, जिसको हम एचडीएल और एलडीएल कहते हैं। नाउ वही एनालॉजी इधर आप लेके आइए, तो आपके 2B के अंदर जो क्रेडिट है वो एक ऑप्टिमम अमाउंट तो होना ही चाहिए, ऑप्टिमम अमाउंट के साथ साथ इट शुड बी गुड क्रेडिट एंड बैड क्रेडिट, और आपका सप्लायर का जो क्रेडिट है वो बैड क्रेडिट में नहीं आना चाहिए। सो व्हाट आर द इंस्टेंसेस ऑफ अ बैड क्रेडिट? 6 इंस्टेंसेस है टोटल जो सेक्शन 38 सबसेक्शन 2 में लिखे हैं कि अगर आपका सप्लायर इन सब चीजों में इन्वॉल्व है, दैट मींस उसकी जो क्रेडिट 2B में दिखेगी इट इज गोइंग टू बी बैड क्रेडिट, एंड इफ इट इज गोइंग टू बी बैड क्रेडिट आपकी 2B में रिस्ट्रिक्टेड दिखेगी, और उस रिस्ट्रिक्ट को आप 16(2)(B) में नहीं ले सकते। 1, सप्लायर ऐसे समय के ऊपर अपना जीएसटीआर 1 फर्निश कर रहा है जहां पे उसको रजिस्ट्रेशन इनिशियल पीरियड हुआ है, अभी रजिस्ट्रेशन हुए हुए, एंड गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्ट कर रखा है कि रजिस्ट्रेशन लेने के इतने समय तक मे बी प्रोबेबली रिसिपिएंट कांट क्लेम द क्रेडिट। नाउ व्हाट इज गोइंग टू बी दैट इनिशियल पीरियड, कब तक नहीं ले सकते, क्या होगा, इसकी मोडालिटी रूल के अंदर होगी, बट सेक्शन के अंदर एक पावर दे दिया लॉ इंप्लीमेंटिंग अथॉरिटीज को कि वो रूल में चाहे तो स्पेसिफिकली इसका टाइम फ्रेम बता सकते हैं। तो अगर लेट्स से आई एम द सप्लायर एंड आई हैव रिसेंटली टेकन द रजिस्ट्रेशन, and let's say my KYC is not complete but government has given me the registration, and let's say my physical verification has not happened and I want to raise an invoice on you as the recipient, मैं आपके ऊपर invoice raise कर सकता हूँ, सरकार मुझे business करने से नहीं रोकेगी, you can receive goods, but whenever you will open your GSTR 2B, आपको GSTR 2B में जो मेरा input tax credit है वो restricted category में दिखेगा। What can be the logic behind this? The logic behind this is government fly by night operators जो होते हैं, एक टर्मिनोलॉजी है, ऐसे सारे सप्लायर जो रजिस्ट्रेशन लेते हैं, बड़ा ट्रांजैक्शन करते हैं और उसके बाद वॉलंटरी एग्जिट मार के दे बिकम वैनिश्ड, वो गायब हो जाते हैं। जस्ट टू इंश्योर कि आप एक ऐसे सप्लायर से सप्लाईज लेने वाले हैं जो नया नया सिस्टम में आ रहा है, गवर्नमेंट के पास उसका बैकग्राउंड चेक नहीं है, एंड गवर्नमेंट वांट्स टू इंश्योर कि एक सीरियस सप्लायर है, ही इज नॉट अ फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर, तो उसके लिए कुछ एक टाइम लैग है जहां पे उस क्रेडिट को रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में डालना चाहते हैं। सेकेंड, ऐसा सप्लायर है जिसने कॉन्टिन्यूअसली सरकार को टैक्स पे नहीं करा है, somebody who has defaulted payment of tax on a continuous basis for a specific time of period. Now what is going to be that specific time of period? rules में लिखा हुआ होगा। So let's say that means मेरा रिटर्न का कुछ टैक्स है जो मैंने पे नहीं करा, उसके अलावा गवर्नमेंट ने मेरे ऊपर कोई टैक्स डिमांड कंफर्म कर रखी है और मेरे लायबिलिटी रजिस्टर में पड़ी है फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, व्हाटएवर टाइम जो रूल में लिखा हुआ है, देन इन दैट केस मैं आपको जो सप्लाई कर रहा हूं, तो जो मैं आपको सप्लाई करूंगा, अगर मेरा बैकग्राउंड ऐसा है जहां पे मैं ऑलरेडी डिफॉल्टर हूं और मैंने कुछ टैक्स पे नहीं करा है, तो मैंने आपको जो सब्सिक्वेंट सप्लाई करी है वो सप्लाईज आपकी 2B में रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में दिखेगी। सो मे बी आपको जो मैं सप्लाई कर रहा हूं उसका टैक्स आई विल पे टू द गवर्नमेंट ऑन द ट्रांजैक्शन, बट मैंने कुछ और टैक्स सरकार को नहीं दिया हुआ, एंड देन गवर्नमेंट वांट्स टू फोर्स मी दैट आई पे टैक्स टू द गवर्नमेंट, अदरवाइज दे विल टेल माय रिसिपिएंट, वो मेरे रिसिपिएंट को बता देंगे आप इनको let's say I have not replied to the notice, I'm not making a compliance or whatever being the case, in those cases now all of this जो which I've added, notice है, मैंने compliance नहीं करा, ये सब चीजें which I am comprehending, but what the rule section says, section is very clear, section says अगर 1 और 3B में difference है, then in that case whatever difference is there in 1 and 3B, अगर वो difference persistent difference है, तो मैंने आपको subsequently जो supplies करी जो मैंने मेरी GSTR 1 में डाली है वो आपको 2B में रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में दिखेगी। थर्ड, मेरे 2B 3B में डिफरेंस है, सो आई
द सप्लायर, मैंने आपको सप्लाई करा, आपको 2B में दिखा, बट मैंने मेरी 3B जब फाइल करी, या लेट्स से मैंने तो पुरानी 3B फाइल कर रखी है, उस पुरानी 3B में जो मैंने क्रेडिट ले रखा है वो मेरी 2B की क्रेडिट से ज्यादा है. And let's say I do not have, government is not able to find out कि कोई पुराना क्रेडिट है जो मैंने लिया है, या the system shows is as a red flag, सिस्टम उसको एक रेड फ्लैग के तौर पे दिखा रहा है, in all those cases recipient will see this credit as a restricted credit. या फिर टैक्स पेड थ्रू आईटीसी मोर देन प्रिस्क्राइब्ड लिमिट, जो रूल के बारे में हम ऑलरेडी जानते हैं, जहां पर लेट्स से मैं एक सप्लायर हूं, मुझे सरकार ने मैंडेटरी कर रखा है रूल 88B के अंदर कि मैं 1% से ज्यादा का टैक्स कैश में पे नहीं, 99% ज्यादा का टैक्स में क्रेडिट से पे नहीं कर सकता हूँ, 1% टैक्स बेयर मिनिमम हैव टू पे इन कैश, एंड लेट्स से मैंने उसको वायलेशन किया है और मेरे ऊपर वो रूल एप्लीकेबल है, then all those cases whatever supplies I'm making to all my recipients, वो क्रेडिट वो रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में दिखेगा. या फिर लास्ट, अगर कोई स्पेसिफिक क्लास ऑफ पर्सन है जिनको सरकार रूल्स के थ्रू प्रिस्क्राइब करना चाहती है कि इनके थ्रू जो भी सप्लाईज आपको 2B में दिखेंगी that will be treated as restricted, then that credit, it will appear in your 2B, but it will appear as a restricted input tax credit. That means now only matching of figures is not necessary, matching of quality of credit is also necessary. Maybe आपका सप्लायर रिटर्न टाइमली फाइल कर रहा है पर रिटर्न कंप्लायंस ढंग से नहीं कर रहा है, देयर आर मिसमैचेस, और लेट्स से आपका सप्लायर रिटर्न तो फाइल करता है पर रिटर्न वो इराटिक तरीके से फाइल करता है, then in all those cases there is going to be a problem and you might see the figure of input tax credit in 2B, but आप उस क्रेडिट को तब तक नहीं ले पाएंगे जब तक वो रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में आपकी 2B में दिखेगा, and it is applicable from 1st of October 2022. इसके अलावा जितना भी बचा हुआ क्रेडिट है that is going to be available as available credit, और उसका क्रेडिट one would be able to claim. Now this raises certain questions, कुछ सवाल है which definitely comes out on the basis of this understanding which we get, that whether this restriction is going to be temporary or permanent. And बड़ा interesting चीज है which as a chartered accountant I think all of us would be very interested to understand. जब आप 16(2) की बात करते हैं तो 16(2) starts with that there are certain conditions that needs to be satisfied. So notwithstanding anything contained in this section, no registered person shall be entitled to credit of any input tax in respect of any supply of goods or service or made to him unless. So it says unless you satisfied all of this. So it is understood 16(2) it is a condition. In fact 16(2) का heading भी ये बात करता है, it is a condition. Whereas आप 16(2)(B) जो भी हम जिस provision की बात कर रहे हैं वो पढ़ते हैं, it uses the word 38, it has not been restricted, and it uses the word restricted. Now there is a difference between restriction and condition. Restrictions are generally ad hoc, वो ad hoc होती है, which are generally permanent in nature, whereas conditions are if I do this then I can claim credit, if I don't do this then I can't claim credit. So the conditions are dependent on certain contingency. Restriction on the other hand is generally you can't do this. The problem is satisfy 16(2) में करनी है condition, और उस condition के अंदर एक जो clause है जो बात करता है restriction की. So probably in terms of language when one will go into, they will realize यहाँ पे language में there is some sort of ambiguity which is there, but intention is very clear. All of these restrictions which are there, they have to be temporary in nature. जब supplier will make good all the 6 restrictions जिनमें भी वो applicable या fall कर रहा है, then in that case credit will come from the not available category to the available category. So that becomes the next question. Can one reclaim the credit? क्या वो credit reclaim कर सकते हैं, या फिर actually में सही word है, क्या वो claim कर सकते हैं subsequently जब conditions को satisfy कर दिया जाए? And the answer comes out that yes, definitely they would be able to claim the credit once all of this non-compliance जो भी supplier के ऊपर applicable है, he complies with it. Next question which comes is, will we have 2A, 2B, 2C? Now the understanding says is you will have a 2B and 2B will have this bifurcation. In fact, वो सब लोग जो returns file करते हैं, you would have already noticed that you have a 2B which comes today, and it also tells you what is eligible and what is not eligible to you. So that's why probably we will not have any new document as 2C. 2A any which way government already बहुत time से clarify कर चुकी है, वो details of inward supply है, जबकि आपका ITC का जो statement है वो 2B है, और आपको जो मैचिंग करनी है वो 2B के बेस पे करनी है. दैट मींस आपको एलिजिबल, नॉन एलिजिबल, अवेलेबल, नॉट अवेलेबल, ये सब आपको 2B में दिखने वाला है. नाउ
This brings us to the next point, which is for the larger picture, for all those people who handle a lot of notices under GST in context of this 2B 3B mismatch, 2A 3B mismatch, not availability of ITC because supplier ने return ढंग से file नहीं करा, and all those things. And you realize 4 अलग-अलग time frame है जिसके अंदर गवर्नमेंट ने अलग-अलग कंप्लाई अलग-अलग चीजों को लॉ के अंदर इंट्रोड्यूस करा. अगर आप जुलाई 17 से देखेंगे 8-10-2019 तक, तब तक कोई 2A 3B मैचिंग का कॉन्सेप्ट नहीं था. And that is why up till that period of 8-10-2019, that's the initial period of GST. तब तक अगर आपने कोई भी क्रेडिट लिया हुआ है, if you have invoiced, if you received goods and services, you have recorded that in your books of account, and you have made payment to the supplier, then in that case, just because you have a mismatch in 2A, 3B or GSTR 9 in table 8, it cannot be a basis to reverse the credit. All of those notices are not in line with the law. उसके बाद उसमें थोड़ा बदलाव आया 9 अक्टूबर 2019 से लेके 31/12/2021 तक, जहां पर रूल 36 सब रूल 4 आया, जिसने कहा आप क्रेडिट तो ले सकते हैं, पर आपका क्रेडिट का जो टोटल क्वांटम है वो आपकी 2A में दिखना चाहिए. और अगर 2A में जितनी क्रेडिट दिख रही है, आप उसका 120% तक या 110% या 105% तक ले सकते हैं, सब्जेक्ट टू कि वो आपने ट्रांजेक्शन को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करा हुआ है. दैट वाज सेकंड फेज. Third phase, which was applicable from January 22 till 30th of September 2022, that was only for 9 months. That is, credit 2B में दिखना है, exact उतना ही दिखना है जितना आप क्लेम करना चाहते हैं. 1-to-1 इनवॉइस मैचिंग होना जरूरी है. तो आप देखेंगे हम इससे पहले वाली फेज में क्यूमुलेटिव मैचिंग पे थे, उसके बाद हम 1-to-1 मैचिंग पे आए. एंड फ्रॉम अक्टूबर 2022 अब 1-to-1 मैचिंग से हम एक स्टेप आगे चले गए. अब वो इनवॉइस अगर मैच हो भी रहा है, फिगर दिख भी रहा है, बट वो नॉट एलिजिबल या नॉट अवेलेबल की कैटेगरी में 2B में नहीं दिखना चाहिए. और अगर नॉट अवेलेबल की कैटेगरी में 2B में दिख रहा है, देन इन ऑल दोस केसेस यू वोंट बी एबल टू क्लेम क्रेडिट. सो नाउ यू लुक एट ऑल द केसेस व्हिच यू हैव इन हैंड. यू लुक एट ऑल फॉल कर रहा है. और अगर उस विंडो में जितना रिक्वायरमेंट था कंप्लायंस का, अगर उसके बियॉन्ड जा रहा है, then in all those cases there is no such requirement that ITC needs to be reversed. Now with this somebody would say अच्छा ITC के provisions में यही चेंज है. So interestingly सिर्फ यही चेंज नहीं है, इसके आगे एक और चीज है, that is section 41. एंड हो सकता है हम में से कुछ लोगों ने सेक्शन 41 को पहले कभी तवज्जो नहीं दिया हो, but now section 41 has been redrafted. And when it has been redrafted, it is again brings out a very interesting picture. So 41 is about availment of input tax credit. Now all those who enjoy reading the finer words in the act, आप section 16 subsection 2 जब पढ़ेंगे, या पहले 16(1) जब पढ़ेंगे तो वो एलिजिबिलिटी की बात करता है. 16(2) बोलता है कि आपको ITC अवेलेबल तब होगा जब आप एक कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे, और 41 सेक्शन अब बात करता है कि आप ITC अवेल कब कर सकते हैं. So there are 3 separate words: eligibility, availability, and availment. And 41, which has now been amended from October 2022, it says registered person will be entitled to avail credit whatever you do that in your GST returns, and you treat that as self-assessed. तो आप जो भी self assess करके फिगर अपना GSTR 3B में डाल रहे हैं, आपको सेक्शन 41 एक ये राइट देता है दैट यू विल बी एंटाइटल्ड टू क्लेम द क्रेडिट, और वो आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जाके बैठ जाए. Then it brings one more point, that is 41 subsection 2. And 41 subsection 2 says कि अगर आपने कोई क्रेडिट है जो 41(1) के हिसाब से अपनी GSTR 3B में डाला, और उस ट्रांजेक्शन के रिस्पेक्ट में अगर ये पता चलता है कि सप्लायर ने सरकार को टैक्स का पेमेंट नहीं किया है, then in that case वो जो क्रेडिट आपने अपने रिटर्न में लिया है वो आपसे रिकवर किया जा सकता है along with applicable interest, जिसका मैनर रूल्स में लिख दिया जाएगा कि वो कैसे कैलकुलेट होगा. एंड दैट ब्रिंग्स टू द पॉइंट, जितने अभी भी नोटिसेस जो पुराने चल रहे हैं जहां पे कह रहे हैं कि सप्लायर ने टैक्स का पेमेंट नहीं किया है तो आपसे टैक्स की वसूली करी जाएगी, और हम सब कहते हैं वेयर इज दैट प्रोविजन, हाउ विल यू इंप्लीमेंट द प्रोविजन, किस तरीके से लिखा हुआ है दैट इंप्लीमेंटेशन वुड हैपन. And now you realize section 41 subsection 2, it says if you claim the credit, that's absolutely okay. मतलब आप उसको अवेल करिए रिटर्न में, आपने सेल्फ असेस करके अवेल करा वो ठीक है, बट अगर हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि सप्लायर ने टैक्स का पेमेंट नहीं किया है,
then we will come to and we will ask you to reverse it. And then the proviso says that if subsequently supplier makes the payment of the tax, then you will be again able to claim the recredit of that specific ITC जो reverse हुआ था. Again, my dear friends, अभी तक जो हमने 16.2 देखा वो कंडीशंस की बात कर रहा था, उसका कहीं पे भी ये नहीं था कि आप 3B में कितना फिगर डाल सकते हैं. उसमें हालांकि एक कंडीशन है कि आपको 3B फाइल करना जरूरी है. 41 ये बात करता है कि आप जितना भी सेल्फ असेस करके फिगर डालेंगे आप उसको एंटाइटलमेंट मिल जाएगा क्रेडिट का रिटर्न में डालने का. बट अगर सप्लायर ने टैक्स का पेमेंट नहीं किया, दैट मींस दैट विल बी रिकवर्ड फ्रॉम यू अलोंग विद इंटरेस्ट. एंड इफ यू रीड 41 एंड 16.2c जहां लिखा हुआ है कि सप्लायर को टैक्स का पेमेंट करना मैंडेटरी, दोनों को अगर साथ में पढ़े तो एक पिक्चर है जो बड़ी क्लियरली हमें समझ में आती है कि सप्लायर को टैक्स का पेमेंट करना है. ये कंडीशन का जो कंप्लायंस है ये सब्सिक्वेंटली वेरीफाई किया जा सकता है. जरूरी नहीं है कि सप्लायर पहले टैक्स का पेमेंट करे. इनफैक्ट इसी को अगर हम लिंक करें एक और सेक्शन के साथ में, सेक्शन 75, और ये सेक्शन 75 के अंदर एक अमेंडमेंट आया था पिछले फाइनेंस एक्ट 21 के अंदर, जहां पर एक एक्सप्लेनेशन ऐड किया गया था. 75(12) ये कहता है कि अगर सरकार चाहे तो जो भी आपका सेल्फ असेस टैक्स है जो आपने सरकार को पे नहीं करा है उसके लिए डायरेक्ट रिकवरी कर सकती है. आपको आपको कोई शो कॉज नोटिस देने की जरूरत नहीं है. अमेंडमेंट के अंदर एक्सप्लेनेशन ऐड किया गया और एक्सप्लेनेशन ऐड करके ये बताया गया कि सेल्फ असेस टैक्स का मतलब वो है वो वाला टैक्स जो आपकी GSTR 1 के अंदर आपने दिखा दिया बट आपने सरकार को उसको अपनी GSTR 3B में डिस्क्लोज करके पे नहीं किया है. नाउ अगर आप ये 75 पढ़े और उसके साथ 41 का 2 पढ़े तो 41(2) ये कहता है कि जो भी क्रेडिट आप क्लेम कर रहे हैं वो आप रख सकते हैं सब्जेक्ट टू सप्लायर टैक्स का पेमेंट करने. रिटर्न में आप वही क्रेडिट लेंगे जो आपकी 2B में दिख रही है, वो भी अवेलेबल कैटेगरी में, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा. तो 16(2) ये कहता है कि 2B में क्रेडिट दिखना चाहिए. 41 कहता है कि आप ले लो पर सप्लायर को टैक्स पे करना है. और 75 ये कहता है कि अगर 1 और 3B में डिफरेंस है सप्लायर के तो सरकार पहले सप्लायर के पास जाएगी और उससे टैक्स की वसूली बिना नोटिस के कर लेगी. अगर आप तीनों को साथ में देखें तो इससे one interpretation which comes out, which is a good interpretation to take, that is, if let's say I have claimed any input tax credit and my supplier has not filed 3B, or my supplier has filed 3B with a lesser number, and that credit is coming as eligible or available credit in my 2B due to whatever system reason, then government मुझसे direct tax की recovery नहीं कर सकती है. पहले government has to apply this 75(12). They have to go to the supplier, recover the tax, और whatever उसके assets से, उसके बैंक अकाउंट से जो भी रिकवरी के बाद में भी अगर कोई शॉर्टफॉल है, then government can come back to me as a recipient और मुझे बोल सकती है कि अब आपको IT से रिवर्स करने की जरूरत है. And it's a welcome change because when you read all of these three together, that brings out that very strong principle. इसके बारे में आपको बहुत सारे लोगों ने बात करी होगी. In fact, you also understand logically. That is, if because of my supplier's default, government can't come to me directly as a recipient, tell me to reverse the ITC. And same decision was given by the Honorable Madras High Court in case of DYB. So when you read 41(2), it's a good change which has happened. एटलीस्ट 41 पढ़ के हमको 3-4 चीजें हैं जो समझ में आती है. पहले जो 41 लिखा था उसमें लिखा था हम जितना भी क्रेडिट हमारे रिटर्न्स पर डाल रहे हैं वो प्रोविजनल क्रेडिट है, वो फाइनल नहीं है क्रेडिट. और अभी सितंबर 2022 तक हम सब सोच रहे थे कि जुलाई 17 से लेके सितंबर 2022 तक हम जितना भी क्रेडिट लिया अगर वो प्रोविजनल है तो फाइनल कब होगा. अब वो फाइनल इसीलिए है बिकॉज मेरा सप्लायर जो भी रिटर्न फाइल कर रहा है 1 और 3B, दैट आर फाइनल रिटर्न्स. पहले ये कंफ्यूजन था कि GSTR 2 और 3 कभी आएगा. नाउ इट इज नेवर गोइंग टू कम. दैट्स व्हाट काउंसिल हैज टेकन अ कॉन्शियस डिसीजन एंड दैट इज व्हाई आपने देखा कि आपकी 3B की एक एडवाइजरी भी इशू हुई हुई है, जिस 3B की एडवाइजरी में कहा गया है कि आपको 3B कैसे भरना है बिकॉज नाउ गवर्नमेंट इज वेरी क्लियर दैट व्हाट नीड्स टू बी डन इन GSTR 3B, इट इज गोइंग टू रिमेन. That means आप जितना भी क्रेडिट अपनी GSTR 3B में डाल रहे हैं, that's a final credit. वो आपका प्रोविजनल क्रेडिट नहीं है. That's number 1. Number 2, because टर्मिनोलॉजी का चेंज है सेक्शन 41 के अंदर. पहले आप सेक्शन 41 देखेंगे, if I can bring that to the screen again. अगर आप 41 देखेंगे तो पहले शब्द लिखा था the assessee is entitled to take the credit.
Now the word has been changed. It is entitled to avail the credit, and that means government is saying that availment of credit happens in return. Taking of credit, government is silent. So that means हम जितना भी credit ले रहे हैं availment, वो एक step further है हमारे available के अलावा. तो 5-6 कंडीशन हम सेटिस्फाई करते हैं मेरी अवेलेबिलिटी चेक करने के लिए, और सातवीं अब हम जो बात कर रहे हैं वो अवेलमेंट की बात कर रहे हैं सेक्शन 41 से. 41 ये भी कहता है कि आपको इंटरेस्ट पे करने की जरूरत है अगर आपने गलत क्रेडिट लिया 41 के वायलेशन में. बट वी हैव टू अंडरस्टैंड 41 का जो वायलेशन का जो रिवर्सल है, वो जो रिवर्सल है हमारा, दैट रिवर्सल कैन ओनली हैपन इफ आई हैव क्लेम द क्रेडिट एंड आई हैव यूटिलाइज द क्रेडिट. अगर मैंने यूटिलाइजेशन नहीं करा है then मेरा रिवर्सल कैनॉट हैपन, बिकॉज सेक्शन 50 सबसेक्शन 3 जो इंटरेस्ट का प्रोविजन है आईटीसी के रिस्पेक्ट में, उसके अंदर देयर हैज बीन अ रेट्रोस्पेक्टिव चेंज. नाउ कैन आई रिक्लेम द क्रेडिट? अगर मेरा सप्लायर बाद में टैक्स पेमेंट करता है, क्या उसके ऊपर कोई टाइम लिमिट लगेगी कि मान लीजिए सप्लायर 1 साल बाद पेमेंट करता है, तो तब तक क्या मेरा टाइम लैप्स हो जाएगा? आंसर टू दैट इज क्लियरली नो. 16 सबसेक्शन 4 जो टाइम लिमिट की बात करता है क्रेडिट के रिस्पेक्ट में, वो सिर्फ फर्स्ट टाइम क्रेडिट अवेलमेंट है, रीअवेलमेंट के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है. एंड अदरवाइज आल्सो रूल 37 सब रूल 4 है जो क्लियरली ये चीज के बारे में बात करता है कि अगर आपने कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट को रिवर्स कर दिया था और आप सब्सिक्वेंटली उसको रिक्लेम कर रहे हैं, then in that case whatever reclaiming you are doing under 60 of that particular input tax credit which you had reversed, आप वापस रिक्लेम कर सकते हैं विदाउट गिविंग एनी रेफरेंस टू कि सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 में उसका कोई टाइम लिमिट है. Meaning thereby, if supplier makes payment of tax subsequently, belatedly, बड़ा लेट अगर उसका पेमेंट भी करता है, तो भी in that case you would be able to claim the credit at any point of time. Now with these changes, जिसकी मैंने अभी बात करी, 16 सबसेक्शन 2 में एक नई कंडीशन का ऐड होना, सेक्शन 41 के अंदर चेंज होना, और जो पुराने चेंजेस चलते हुए आ रहे हैं, आप रियलाइज करेंगे कि अब आपका असेसी जो इनपुट टैक्स क्रेडिट अपने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में रख सकता है, उसके ऊपर जो कंडीशंस एप्लीकेबल हैं उसमें से कुछ चीजें हैं जो उसको अपनी बुक्स में करनी है और कुछ रिटर्न्स में करनी है. एंड धीरे धीरे नाउ व्हाट नीड्स टू बी डन ऑन द जीएसटी पोर्टल, उसका भार बढ़ता जा रहा है. व्हाटएवर कंप्लायंस नीड्स टू बी डन ऑन द जीएसटी पोर्टल इज इंक्रीजिंग. हाउ? अगर आप देखेंगे तो कोई भी बिजनेस का प्रोसेस ये है दैट मेरे को एक इनवॉइस मिला तो पहले तो मुझे ई इनवॉइस मिलना जरूरी है. अगर उसका टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है सप्लायर का, तो ई इनवॉइस का मतलब उसको ई इनवॉइसिंग पोर्टल के साथ इंटरेक्ट करना जरूरी है. उसने इंटरेक्ट कर दिया, मैंने मेरा स्टॉक रिकॉर्ड मेंटेन करा, और पहला काम जो मुझे करना है, मुझे मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री करनी, व्हिच इज एब्सोल्युटली ओके. सो दैट्स 2 कंडीशंस गेट सैटिस्फाइड हियर. दैट्स नंबर 1. नंबर 2, फिर उसको इंश्योर करना दैट क्रेडिट इज अपीयरिंग इन माय जीएसटीआर 2B. वो क्रेडिट को मेरी जीएसटीआर 2B के अंदर अपीयर होना मैंडेटरी है. थर्ड कंडीशन ये है 2B में अपीयर होने के बाद में कि वो रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी के अंदर नहीं आना चाहिए. फोर्थ, वो मेरे को मेरा 3B फाइल करना जरूरी है. नेक्स्ट, मेरे सप्लायर को 3B फाइल करना जरूरी है बिकॉज ही हैज टू मेक पेमेंट ऑफ टैक्स टू द गवर्नमेंट एंड देन इट बिकम्स माय वैलिड आईटी. सो यू रियलाइज आउट ऑफ द 6 कंडीशंस, 2 ऑफ देम जो मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट में जो यहाँ सेटिस्फाई हो गई पीओ इनवॉइस जीआरएन मैचिंग से, मेरे को गुड्स पे रिसीव होगा, मैंने इनवॉइस रिकॉर्डिंग कर ली, और 4 चीजें ऐसी है जो जीएसटी पोर्टल पे होनी जरूरी है. एंड दैट इज व्हाई इन बिजनेस he can't just ignore a digital strategy. वो डिजिटली बिजनेस कैसा कर रहा है उसको इग्नोर नहीं कर सकता, क्योंकि जीएसटी का क्वांटम हर ट्रांजैक्शन के अंदर लगभग 12% से 18% के बीच में है. तो उसको सिर्फ अपनी ईआरपी का ध्यान नहीं रखना. अगर मान लीजिए वो एक रिटेलर है तो उसका जो पीओएस मशीन उसका इंटीग्रेशन कैसा है अकाउंट्स के साथ में, दैट इज ओके. बट उसका अकाउंट्स का सिस्टम जीएसटी पोर्टल के साथ कितना स्मूथ है और कितना ऑटोमेटेड है और कितनी कम मैनुअल एक्सरसाइज की जरूरत है, दैट इज इवन मोर इम्पोर्टेंट. तभी वो जो 4 कंडीशन आपने पिछली स्लाइड में देखी है उनकी रेगुलर बेसिस के ऊपर कंप्लायंस हो सकती है. This, as a chartered accountant, brings one more opportunity for all of us. Opportunity in what sense? Opportunity in the sense that we sensitize the client and tell the client अब बिजनेस करने का जो तरीका है और जो कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने का तरीका है, how is he writing the contract, that has to also change. He can't write a contract like he was doing it before. तो जीएसटी आने से ये समझ में आ गया कि परचेज ऑर्डर, वर्क ऑर्डर, ये सब चीजें बहुत जरूरी है, क्योंकि ऑलमोस्ट हर नोटिस के अंदर डिपार्टमेंट हमसे ये चीज मांगता है. अब ये चेंजेस के बाद एक और चीज समझ में आएगी कि जब सप्लायर को हम चूज कर रहे हैं, जब हमारा क्लाइंट कोई सप्लायर चूज कर रहा है बिजनेस करने के लिए,
चाहे गुड्स या सर्विसेज का, तो अभी तक वो अपनी बिजनेस रिक्वायरमेंट्स चेक करता था कि क्या वो मेरी बिजनेस रिक्वायरमेंट्स फिट कर रहा है। अब उसके साथ साथ अगर वो चाहता है कि वो ट्रांजेक्शन एक कॉम्पिटिटिव प्राइस पर उसको जीएसटी का नुकसान नहीं हो, व्हिच अगेन अगर ट्रांजेक्शन इज अप टू 12 to 18%, जो पूरा डिसीजन चेंज कर सकता है ट्रांजेक्शन होने का, he has to also take care of all these 6 things. What are those 6 things? जैसे supplier has to deliver goods and services timely. Now the point is सिर्फ उसके goods और services timely डिक्लेयर करने से कुछ नहीं होगा, उसको अपना GSTR 1 भी टाइम से फाइल करना पड़ेगा। सेकेंड, उसकी क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी गुड, तो उसकी रिटर्न फाइलिंग की जो क्वालिटी दैट हैज टू बी आल्सो वेरी गुड, उसमें ज्यादा मिसमैचेस नहीं हो सकते। थर्ड, वो अपने बिजनेस में अपडेटेड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता हो, सिमिलरली वो आपको जीएसटी रिटर्न फाइल करने के लिए भी शुड हैव सफिशिएंट टेक्नोलॉजी और मैन पावर हु आर टेकिंग केयर ऑफ द कंप्लायंसेस ऑन अ रेगुलर बेसिस। नेक्स्ट, वो मेरे को बिजनेस या धंधा करने के लिए मुझे एडिक्वेट क्रेडिट पीरियड देता हो कि एज ए कस्टमर मुझे बोल रहा है ठीक है आप 3 महीने 4 महीने बाद पेमेंट कर देना, माल का कोई तकलीफ नहीं, बट एट द सेम टाइम मुझे क्रेडिट पीरियड दे रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो सरकार से क्रेडिट पीरियड ले रहा है, ही हैज टू इंश्योर कि वो टैक्स का पेमेंट रेगुलरली करे, अदरवाइज वो जो मेरे जो इनवॉइस पर टैक्स लगा रहा है जिसका मैं क्रेडिट पीरियड एंजॉय कर रहा हूँ उसकी मैं आईटीसी क्लेम नहीं कर सकता। और लास्ट, हम हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं कि वो जो रॉ मटेरियल खरीद रहा है इट हैज टू बी फ्रॉम अ जेन्युइन सप्लायर। द पॉइंट शुड बी अब he has to also see he should be genuine supplier and he should be compliant supplier. उसके supplier का supplier has to be compliant supplier, because अगर उसका supplier non compliant है he becomes non compliant, when he becomes non compliant I become non compliant, and if I become non compliant then my customer becomes non compliant and that chain never breaks. So all these things ये कहना आसान है but enforce करने के लिए it has to come in the agreement, it has to come in the contract. The supplier has to understand कि ये सब requirement contract में डाल के जब तक उसको bound नहीं किया जाएगा, probably up till then he will not take all of these things very seriously. इस section के amendment के साथ में एक और change है which is applicable from 1st of October 2022, and that change in regard of payment to the supplier within 180 days. ये 180 days वाला provision जब से GST के अंदर आया है, majority of us keep asking the same question again and again. इसकी compliance verify कैसे करे कि भाई 180 दिन में पेमेंट कर दे? It's a very tedious task. Government कैसे identify करेगी? फिर इसका आंसर अभी तक नहीं है। एक बड़ा इंटरेस्ट चेंज है जो मैनर बताता था कि अगर मैं 180 डेज में पेमेंट नहीं कर रहा हूं मेरे सप्लायर को तो आईटीसी कैसे रिवर्स करना है। अब थोड़ा बैकग्राउंड के बारे में बात करते हैं। सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 का जो एक प्रोवाइजो है, सेकंड प्रोवाइजो, ये कहता है कि अगर मैंने सप्लायर को 180 डेज में पेमेंट नहीं किया, और पेमेंट नहीं किया के साथ में एक वर्ड है व्हिच इज कॉल्ड एज फेलियर। सो इफ आई फेल टू मेक पेमेंट टू माय सप्लायर विद इन 180 डेज, देन इन दैट केस मुझे आईटीसी से रिवर्स करना है। ये अलोंग विद इंटरेस्ट ये प्रोविजन कहता था। जब हम रूल 37 पुराना वाला पढ़ते थे जो अभी 30 सितंबर 2022 तक एप्लीकेबल था, तो ये कहता था जो आपको रिवर्सल करना है वो आपको रिवर्सल प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ टैक्स का करना है। तो अगर मान लीजिए 100 रुपए का इनवॉइस और उसमें 10 रुपए का टैक्स है, और मैंने अगर इनवॉइस का 50% का पेमेंट करा है, लेट्स से आई मेड पेमेंट ऑफ 55 रुपीस टू माय सप्लायर, इन दैट केस मैं 5 रुपए की क्रेडिट रखने के लिए एलिजिबल हूँ। 5 रुपए की क्रेडिट मुझे रिवर्स करनी है। जिस दिन मैं सप्लायर को 5 रुपए का पेमेंट कर दूंगा, 180 दिन पूरे होने के बाद जब भी मैं करूंगा तो मैं 5 रुपए का क्रेडिट रिक्लेम कर सकता हूं जो मैंने रिवर्स किया है। नाउ दिस रूल हैज बीन चेंज फ्रॉम 1st October 2022 एंड इसकी लैंग्वेज के अंदर थोड़ा चेंज है, थोड़ा नहीं है, काफी चेंज है, दैट बिकम्स वेरी इंटरेस्टिंग। It says, and I will read it. It says a registered person who has availed the input tax credit on any inward supply of goods or services of both, other than the supplies on which tax is payable on reverse charge basis. तो पहले ये लाइन मिसिंग थी, कई बार ये सवाल उठता था, बट उसको उन्होंने प्लग कर दिया क्योंकि अदर देन रिवर्स चार्ज वाली लाइन सेक्शन में लिखी हुई थी, रूल में नहीं लिखी थी। अब उसको रूल में भी लेके आ गए कि अगर आप रिवर्स, हम वो सप्लाईज की बात नहीं कर रहे जिस पर टैक्स we are keeping value of such supply along with the tax payable thereon within the time limit specified in the second proviso to section 2 of 16 and pay an amount equal to the input tax credit availed in respect of such supply
along with the interest payable thereon under section 50 while furnishing a return in form GSTR 3B for the tax period. And that is, पहले यहाँ पर जो वर्ड लिखा था वो वर्ड लिखा था proportionate. अगर आप देखेंगे so there the word was proportionate. Now that word proportionate has been changed to equal to the input tax credit availed. So that means if now going forward, if I was required to make within 180 days to my supplier and I have payment within 180 days, then in that case जो मेरा सप्लायर है उसकी इनवॉइस पे जो टैक्स है जिसका मैंने क्रेडिट लिया है, अगर मैं पूरे इनवॉइस का पेमेंट नहीं कर रहा हूं तो कोई तकलीफ नहीं थी, मुझे पहले भी अभी भी मुझे पूरा आईटीसी रिवर्स करना था। पर पहले अगर मैं प्रोपोर्शनेट अमाउंट का पेमेंट विद इन 180 डेज कर देता था तो मुझे प्रोपोर्शनेट इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाता था जितने का मैंने पेमेंट किया है। Now, even if I make a proportionate payment from 1st October 22, मुझे इनपुट टैक्स क्रेडिट पूरा तभी मिलेगा जब मैं पूरे बिल का पेमेंट along with टैक्स कर दूंगा। And that brings out very interestingly a point to say कि अगर मैंने 90% इनवॉइस का भी पेमेंट कर दिया है तब भी मुझे आईटीसी टेक्निकली इस रूल के हिसाब से रिवर्स करने की जरूरत है पूरी, जब तक मैं उस इनवॉइस का पेमेंट नहीं कर देता। Along with this, there is one more change. तो रूल 37 में पहले लिखा था कि आपको ये जो प्रोपोर्शनल आईटीसी वगैरह क्लेम करना है या रिवर्स करना है, ये आपको फॉर्म जीएसटीआर 2 में डालना है। और अब from 1st October 2022 they have changed and they have said in the form GSTR 3B you have to reverse the credit, and that's a very interesting change again, क्योंकि GSTR 2 तो नहीं आया जुलाई 17 के बाद भी, तो हम सब लोग क्या कर रहे थे, जो भी रिवर्सल कर रहे थे वो प्रिकॉशनरी बेसिस के ऊपर 3B में कर रहे थे। पर इंटरेस्टिंगली कभी रूल में लिखा ही नहीं था को 3B में रिवर्सल करने की जरूरत है। नाउ बिकॉज इट हैज बीन रिटन फ्रॉम 1st October 2022, दैट ब्रिंग्स आउट वेरी क्लियरली कि सरकार का इंटेंशन एटलीस्ट रूल्स के फॉर्म में या लॉ इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज का इंटेंशन रूल्स के कॉन्टेक्स्ट में तो यही है कि आपको रिवर्सल जो 3B में करना है उसका मैंडेट जो रूल से आता है वो 1st October 2022 से ही आता है। That means वो सब लोग जो मैटर के ऊपर कंटेस्ट कर रहे हैं कि हमने 180 डेज का रिवर्सल नहीं किया है फॉर वॉट एवर रीजन, एंड गवर्नमेंट हैज इशूड अ शो कॉज नोटिस और एन ऑर्डर और वॉट एवर टू देम, अपार्ट फ्रॉम जितने भी वो आर्ग्यूमेंट ले रहे हैं, वन वेरी स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट विच दे हैव इज up till 30th September 2022 there was no mechanism to reverse the input tax credit under GST in GSTR 3B because rule 37 sub rule 1 में हमेशा GSTR 2 के बारे में लिखा था, और ये स्टैब्लिश भी हो जाता है अमेंडमेंट से जो अक्टूबर 22 से एप्लीकेबल है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट को इसको जुलाई 17 से एप्लीकेबल करना था तो उस रूल को रेट्रोस्पेक्टिवली लेके आ सकती थी, जस्ट लाइक वो इंटरेस्ट के रूल को रेट्रोस्पेक्टिवली लेके आई है। And because this has not come retrospectively, it has come prospectively. That means it is applicable from all the transactions जो अक्टूबर 2022 के बाद एग्जीक्यूट होने वाले। No doubt ये लिटिगेशन को इनवाइट करता है, बट जिस तरीके से अमेंडमेंट आया है ये अमेंडमेंट डेफिनेटली उसी दिशा में इंडिकेट करता है। So if you compare what is the change in the rules, the comparison is कि पहले आपको प्रोपोर्शनेटली इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्स करने की जरूरत थी अगर आपने प्रोपोर्शनेट पेमेंट नहीं किया था, तो अब इवन इफ अगर आप प्रोपोर्शनेट पेमेंट कर भी देते हैं तब भी आपको पूरा आईटीसी रिवर्स करने की जरूरत है until unless you make the full amount full payment of the invoice along with tax। पहले आपको रूल 37 का डिस्क्लोजर आईटीसी रिवर्सल का डिटेल GSTR 2 में डालना था, नाउ द रूल सेज यू हैव टू डू दैट इन GSTR 3B। पहले ही आप आउटपुट में ऐड करने की जरूरत नहीं है, आप अपना आईटीसी रिवर्स कर सकते हैं, दैट आल्सो वर्क्स, इट्स एब्सोल्युटली ऑलराइट। सो हैविंग सेड ऑल ऑफ दिस, इसका इंपैक्ट, कई लोग वुड प्रोबब्ली आस्क द क्वेश्चन, क्या इसका इंपैक्ट लिक्विडेड रिटेंशन चार्जेस का सम कॉशन मनी आएगा, या लेट्स से हमने कुछ काम कराया कॉन्ट्रैक्टर से और हमने उसका कुछ अमाउंट रोक के रखा है and it has been agreed in the contract, and all cases all those people who think that it will be applicable जहां पे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर दोनों पार्टी ने अग्री किया हुआ है कि पेमेंट एक लेटर डेट पे किया जाएगा, they may go back to the section, read words of the section जहां पे वर्ड लिखा हुआ है there has to be failure in making the payment of tax। So just not making payment and failure in making a payment are two separate things। जब तक failure नहीं है, failure मतलब मुझे कुछ काम करना था और मैंने नहीं किया, contractually मुझे कुछ काम करना था और नहीं किया, that is a failure। But if both the parties have agreed कि certain amount need not be paid within 180 days, then in all those cases, in my understanding, that reversal is not required।
नो डाउट दिस इंटरप्रिटेशन इज सब्जेक्ट टू चैलेंज, डिपार्टमेंट इसको जरूर चैलेंज कर रहा है, करेगा भी, बट देयर चैलेंज मे नॉट सस्टेन एट अ लार्जर लेवल गिवन द फैक्ट कि आपका अमाउंट कितना इन्वॉल्व है उस केस के अंदर. With this, we come to some small change in the return filing, though I think we understand, but one change that happened is in section 39. That is, now you can't file GSTR 3B unless you have filed GSTR 3B of the previous month and GSTR 1 of the previous month. So that also becomes very interesting कि अगर आपका कोई client है जिसका non-compliance चल रहा है 3B का, and he wants to pass on the credit to the customer in the next month, और वो ये वेट कर रहा है कि अगले महीने में 1 फाइल करूंगा, उसको 2B में क्रेडिट दिखेगा, वो मुझे टैक्स का पेमेंट करेगा और उससे मैं सरकार को पिछले महीने का 3B जमा कर दूंगा, तो अब उसका रास्ता बंद है. उसका रास्ता बंद ऐसे है कि अगर मैंने इस महीने का 3B फाइल नहीं किया है तो मैं अगले महीने का 3B नहीं वापस फाइल कर पाऊंगा अगर मैं पिछले महीने का 1 और 3B फाइल नहीं करता. तो दैट मीन्स मुझे अगले महीने का 1 फाइल करने के लिए पिछले महीने का 3B भी फाइल करना मैंडेटरी है. एंड इफ आई डोंट डू दैट, नेक्स्ट मंथ 1 आई वोंट बी एबल टू फाइल एंड आई वोंट बी एबल टू पास ऑन द क्रेडिट टू माय कस्टमर. सो it is kind of a vicious circle. I have to ensure that I have adequate liquidity, और मेरे जितने मिसमैचेस कम होंगे उतना मेरे लिए बेटर होगा कि मेरा रिटर्न कंप्लायंस प्रॉपर है. नाउ from ITC provisions, let's skip to some refund related changes which has happened. एक चेंज है जो हालांकि क्लियर था टू सम एक्सटेंट, बट गवर्नमेंट ऑलवेज हैड डाउट इन दिस रिगार्ड, और उसको लेके वो दे वर बेसिकली रेजिंग लॉट ऑफ क्वेश्चंस. सो व्हाट इज द इशू? द इशू वाज कि अगर मैं एक DTA यूनिट हूं और मैं एक SEZ यूनिट को सप्लाई कर रहा हूं, एंड लेट्स से आई हैव चार्ज IGST जिसका मैं रिफंड क्लेम कर सकता हूं बिकॉज सप्लाईज टू SEZ इज ट्रीटेड एज जीरो रेटेड सप्लाई, या फिर मान लीजिए मैंने LUT में कोई SEZ यूनिट को सप्लाई किया है और मेरे पास बहुत सारा इनपुट टैक्स क्रेडिट अक्यूमुलेटेड है, देन इन ऑल दोस केसेस द क्वेश्चन वाज कि टाइम लिमिट क्या है रिफंड क्लेम करने के लिए, अप टिल व्हाट टाइम आई कैन क्लेम द रिफंड. क्योंकि जीरो रेट सप्लाई एक होती है एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज, एक होती है सप्लाईज टू SEZ. एक्सपोर्ट के केस में जब माल कस्टम फ्रंटियर को छोड़ के जा रहा है, या सर्विस के केस में इंडिया के पास से जब फॉरेन करेंसी इंडिया में आ रही है, तब हम मानते हैं कि वहां से आपके 2 साल शुरू होते हैं. तो क्या SEZ के केस में भी ये माना जाएगा जिस दिन इनवॉइस बना? तो अब इसके रिस्पेक्ट में एक्सप्लेनेशन सेक्शन 54 में ऐड हो गया, रेलेवेंट डेट क्या है रिफंड लेने के लिए, और उसमें लिखा है कि आपको जिस मंथ के अंदर DTA यूनिट को अपना इनवॉइस अपनी GSTR 3B में दिखाना था, तो वो जो GSTR 3B फाइल करने की जो ड्यू डेट थी वहां से 2 साल का समय सीमा शुरू होगी. सो दैट काइंड ऑफ क्लैरिफाइज द सिचुएशन कि वो सब लोग जो SEZ यूनिट को सप्लाईज कर रहे हैं, अगर वो रिफंड क्लेम करना चाहते हैं उन SEZ सप्लाईज के अगेंस्ट में, तो उनका जो 2 साल का समय सीमा है दैट विल स्टार्ट फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न इन रिस्पेक्ट ऑफ दोज इनवॉइसेस. इसी के कॉन्टेक्स्ट में एक और चीज है विच इज एब्सोल्युटली रिवर्स ऑफ व्हाट आई हैव सेड. रिवर्स इन सेंस, मान लीजिए मैं एक SEZ यूनिट हूं एंड आई वांट टू क्लेम द रिफंड, मैं रिफंड फाइल करना चाहता हूं and I do not want that my supplier or DTA unit files the refund, then is there a provision? तो वहां पे लेके हमेशा से ambiguity है, government thinks that SEZ unit can't file a refund. In all those cases, we have a judgment from Madras High Court, which is called Platinum Holdings Private Limited. A recent judgment of last year, though department has already gone to the Supreme Court against this judgment, but still as on date, there is no stay, so it holds a good law. It's a good law. In the context of India, the judgment says अगर SEZ यूनिट के पास में ऐसा कोई गुड्स और सर्विसेज आए हैं जिसपे IGST लगा हुआ है, तो SEZ यूनिट चाहे तो खुद भी रिफंड फाइल कर सकती है. They can go ahead and file a refund in this regard for a very simple reason to say that because they will also export goods, वो भी गुड्स और सर्विसेज एक्सपोर्ट करेंगे from SEZ to outside India, और उसके अगेंस्ट में जितना भी IGST चार्ज हो रहा है उसका वो रिफंड फाइल कर सकते हैं. So that's how basically this provision is being read, that though provision is silent, but we have a Madras High Court judgment. तो वो सब लोग जो DTA units SEZ को सप्लाई करके रिफंड फाइल करना चाहते हैं, now they have a clarification in terms of what is the time limit within which they have to file the refund. And we have a Madras High Court judgment जो SEZ units को बोलता है कि अगर आप रिफंड फाइल करना चाहते हैं, you can go ahead and file the refund against export of goods or export of services. Next thing, amendment which is applicable from October 22, withholding of refund claim. So let's say I have filed some refund claim before the government,
एंड गवर्नमेंट सेज दैट रिफंड क्लेम वॉट एवर यू हैव फाइल्ड, हम उसको एडजस्ट करना चाहते हैं आपकी पुरानी कोई टैक्स ड्यूज के अगेंस्ट में, जो आपके वैट, एक्साइज, सर्विस टैक्स उनके अंदर थे, या फिर आपके जीएसटी के अंदर ही हमने कोई डिमांड कंफर्म कर रखी है और उसके अगेंस्ट में हम रिफंड को एडजस्ट करना चाहते हैं। तो आपको जो भी हम टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस का रिफंड हम जो भी आपको देने वाले हैं रिफंड, उसके अगेंस्ट में वी वांट टू एडजस्ट दिस। लेट्स से यू हैव नॉट फाइल्ड एनी रिटर्न, आपने रिटर्न नहीं फाइल करा और उसके रिस्पेक्ट में आपकी कोई टैक्स लायबिलिटी आ रही है, आपका कोई सेल्फ असेस्ड टैक्स है, वी वांट टू एडजस्ट दैट। दिस प्रोविजन वाज ऑलरेडी देयर, सेक्शन 54 सबसेक्शन 10। ये जो विदहोल्डिंग का कॉन्सेप्ट था कि मैंने रिफंड एप्लीकेशन लगाया, रिफंड सैंक्शन हुआ, उसके बाद सरकार ने रिफंड मुझे ना देके मेरी डिमांड के अगेंस्ट में एडजस्ट कर लिया, ये पहले कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ रिफंड्स के ऊपर ही एप्लीकेबल था। दैट वाज रिफंड व्हिच वाज ऑफ अनयूटिलाइज्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट ड्यू टू जीरो डेट सप्लाईज और अंडर इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। तो अगर मैं कोई जीरो डेट सप्लाईज के अगेंस्ट में एलयूटी का रिफंड फाइल कर रहा हूं, या फिर मैं इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का रिफंड फाइल कर रहा हूं, सिर्फ उसी के अगेंस्ट में गवर्नमेंट मेरा रिफंड सैंक्शन करके विदहोल्ड कर सकती थी। नाउ फ्रॉम अक्टूबर 22 इस कैटेगरी के अलावा गवर्नमेंट हैज एडेड 5 मोर कैटेगरी जिसके अंदर दे कैन बेसिकली विदहोल्ड माय रिफंड। सो नाउ गोइंग फॉरवर्ड, अगर मेरे एक्सेस पेमेंट ऑफ टैक्स का कोई रिफंड है, मेरे कैश लेजर में कोई पैसा पड़ा है और जनरली कॉन्ट्रैक्टर्स के केस में बहुत होता है जहां पर वो गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हैं, और वो जो गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हैं उसके रिस्पेक्ट में व्हेन गवर्नमेंट डिडक्ट्स टीडीएस, और वो जो जीएसटी टीडीएस जब कैश लेजर में आके इकट्ठा होता है, तो जब वो उसका रिफंड फाइल करने जाते हैं, नाउ व्हाट द प्रोविजन सेज कि जब उसको रिफंड दे रहे होंगे तो हम देखेंगे उसके अगेंस्ट में कोई पेंडिंग डिमांड तो नहीं है, और अगर पेंडिंग डिमांड है तो उसको वहां नहीं देख के उसका पैसा एडजस्ट कर लिया जाएगा। या फिर रिफंड इफ इट इज राइजिंग आउट ऑफ एनी अपीलेट ऑर्डर या डीम्ड एक्सपोर्ट, किसी और कैटेगरी के अंदर का रिफंड है, ऑल ऑफ दैट कैन बी एडजस्टेड। So that means one has to be very careful when they are filing a refund claim, that to see there are no pending demands. अगर कोई पेंडिंग डिमांड है उसके अगेंस्ट में ऑलरेडी वे अपील फाइल कर चुके हैं, साथ में दे हैव पेड द प्री डिपॉजिट अमाउंट, सो दैट डिमांड के ऊपर स्टे है, एंड देन दे गो फॉरवर्ड एंड फाइल दिस whatever refund they want to file. Next change, I think all of you know about it, but it's very important again to repeat it because ये 1 महीने का breathing time है जो going forward law से हमें आगे के लिए मिला है। That is, लॉ में बहुत सारे प्रोविजंस हैं जिसकी रिस्पेक्ट में टाइम लिमिट थी सितंबर 2022 की, जो हम रिटर्न फाइल करते हैं उसकी ड्यू डेट। तो मान लीजिए मुझसे कोई क्रेडिट है फाइनेंशियल ईयर 21-22 की लेने से रह गई और मैं लेना चाहता हूं, तो उसके लिए सितंबर का रिटर्न का जो ड्यू डेट था वो बड़ा क्रूशियल ड्यू डेट था, तब तक जो भी मैं रिटर्न फाइल कर रहा हूँ उसमें मुझे वो क्रेडिट क्लेम करना था। या फिर मान लीजिए मुझे कोई क्रेडिट नोट रेस करना है जीएसटी में एज अ सप्लायर और मेरी टैक्स लायबिलिटी में कम करना चाहता हूँ, और ये फाइनेंशियल ईयर 21-22 के रिस्पेक्ट में है, पर मैंने मेरा टैक्स लायबिलिटी कम नहीं कर पाया हूं, तो मेरे को लास्ट अपॉर्चुनिटी जो थी वो मेरी सितंबर की जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B में थी। या मान लीजिए मुझसे कोई गलती हो गई है जीएसटीआर 1 में या जीएसटीआर 3B में कोई गलती है, या मुझसे टीसीएस रिटर्न में कोई गलती है, उन सबकी भी ड्यू डेट जो थी दैट वाज माय ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ जीएसटीआर 3B फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 2022, and similarly for subsequent years also return of the month of the September for the next year was relevant. Now इस जो ड्यू डेट वाला कॉन्सेप्ट था इसको गवर्नमेंट ने हटा के इन 5 चीजों के लिए जो अब डेट है दैट इज गोइंग टू बी 30th of November of the next year। तो अब 21-22 के रिस्पेक्ट में मेरी मिस्ड क्रेडिट या मुझे क्रेडिट नोट कोई इशू करने हैं, मुझे 1 में करेक्शन करना है, 3B में करेक्शन करना है, या मेरे टीसीएस रिटर्न में करेक्शन करना है जीएसटी टीसीएस में, उन सब के लिए ड्यू डेट इज 30th November। Now what is the implication of this 30th November? 30th November मतलब क्या नवंबर की रिटर्न? The answer is no. 30th November means, does that mean that transactions in the month of November? The answer is no. It effectively means all the transactions whose returns are required to be filed and that return has been filed on or before 30th of November. That means अगर मुझे कोई क्रेडिट लेना है अंडर सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 की टाइम लिमिट को ध्यान रखते हुए कि मैंने जो क्रेडिट नहीं लिया 21-22 को अब मैं लेना चाहता हूं, तो लास्ट डेट जो मेरे पास में है वो है कि मैं जो भी जीएसटीआर 3B फाइल कर रहा हूं जो मैंने 30th November तक लास्ट फाइल कर रखा है मैं उसमें ले सकता हूं। या मैंने कोई कस्टमर को क्रेडिट नोट इशू करा तो पहले मुझे क्रेडिट नोट इंश्योर करना है कि मैं 31 अक्टूबर तक इशू करूं, क्योंकि 31 अक्टूबर की रिटर्न है जीएसटीआर 1 और 3B जो मैं अगले महीने 11 और 20 तारीख को फाइल करूंगा। अगर मैंने 31 अक्टूबर के बाद कोई भी क्रेडिट नोट इशू करा तो मैं उसको 30th November तक किसी रिटर्न में नहीं दिखा पाऊंगा।
So that means I have to issue the credit note up till 31st of October. और मुझे इंश्योर करना है कि मैं वो अक्टूबर की रिटर्न जो है वो 30th नवंबर के पहले फाइल करूं. And similarly other corrections. So yes, now I can delay my GSTR 1 and 3B. I can delay my 3B by 10 days. I can delay my GSTR 1 by 19 days effectively, but I can't go beyond that. Similarly, इसका मतलब ये है कि वो जो सितंबर की रिटर्न ना हो कि अक्टूबर की रिटर्न becomes an important return and I can file my October return belatedly. I can do that. This is basically the sum and substance of this change of date, which is 30th of November. So all those people who are doing compliance, they need not actually take November date as the return for the month of November. The return has to be for the month of October. All changes have to be incorporated in the return of October या उसके पहले वाला return which is September, and I have to ensure कि October का जो return है वो 30th November के पहले file हो रहा हो, otherwise the benefit will not be available. Next we come to cancellation of registration, which is the change which is there is section 29 के अंदर government ने क्या करा, पहले टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब थी, कितने टाइम लिमिट तक अगर आप रिटर्न नहीं फाइल करते हैं तो कैंसिलेशन हो सकता है. Now they have made a change and what they have done is they have said for a continuous period as may be prescribed. So that means they have taken the power in the from the legislature and now they have given it to the executives by saying कि अब आप रूल में जो भी टाइम लिमिट लिखना चाहते हैं 3 महीना 6 महीना whatever being the case आप लिख सकते हैं. You can change it. आपको वापस लेजिस्लेचर के पास आने की जरूरत नहीं है. तो जैसे अभी 6 महीने की टाइम लिमिट है, अगर मैं मेरी जो मेरे को मंथली रिटर्न्स फाइल करनी है, अगर मैं 6 महीने तक रेगुलरली फाइल नहीं करता हूं, अगर मैं मंथली फाइल कर रहा हूं और अगर मैं क्वार्टरली फाइल करता हूं, तो अगर मैं 2 टैक्स पीरियड या 2 क्वार्टर तक फाइल नहीं करता हूं, देन माय रजिस्ट्रेशन अंडर रूल 21 कैन बी कैंसिल्ड. जस्ट टू टेल यू इन द गिवन कॉन्टेक्स्ट ओनली, H और I तो अभी इंप्लीमेंट हुए, दे हैव बीन न्यूली इंसर्टेड विद इफेक्ट फ्रॉम 1st of October 22. 21F is already there and we should know about this कि 21F कहता है अगर मेरे 1 और 3B में डिफरेंस है तो भी मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है. That means my 1 और 3B should not have a difference. Number 1. Number 2, I should not default in filing my 3B for a period of 6 months continuously. अगर मैं दोनों में से कोई भी गलती कर रहा हूं, then my registration can be cancelled under Rule 21. So that's one change in respect of cancellation. Apart from these, I have only picked few relevant changes जो एक्ट के अंदर basically changes हैं जिसका impact 1st October 22 से आ रहा है. I have not picked up other changes which are either procedural changes या फिर जो law के अंदर drafting error था और drafting error को rectify किया. One thing which probably all of us should know is जहां लॉ में GSTR 2 का रेफरेंस था, जहां लॉ में मैचिंग के कॉन्सेप्ट की बात थी कि ऐसे मैचिंग होगी, 1 होगा 2A होगा 2 होगा 1A होगा, वो सब रेफरेंसेस को हटा दिया गया है. एंड ऑल दोस प्रोविजंस इधर या तो उनको ओमिट कर दिया गया है या उनको रीड्राफ्ट कर दिया गया है. सो गवर्नमेंट ने अपना मैसेज बड़ा क्लियरली पास ऑन करा है that 1 and 3B, it is going to remain, it is not going anywhere, they have a permanent nature, and that is why we should now live around it and we should plan our affairs कि वो automatic है. Now one very important and a silent change which has happened for the exporters of goods, जो लोग goods export करते हैं, and when they're exporting goods, their goods are basically either going by ship or by aircraft outside India. उसके रिस्पेक्ट में जो आउटवर्ड फ्रेट था, जो माल भाड़ा लगता था गुड्स को इंडिया की कस्टम स्टेशन से उठा के और टेकिंग इट टू द प्लेस आउटसाइड इंडिया, उसके रिस्पेक्ट में गवर्नमेंट ने एग्जेम्पशन दे रखा था सिंस इंसेप्शन ऑफ जीएसटी जुलाई 17 से. बट वो जो एग्जेम्पशन था वो टाइम लिमिट बेस्ड था. सरकार ने हमेशा उसको बता रखा था कि एग्जेम्पशन कौन सी तारीख तक है, एंड हर बार जब भी वो तारीख का क्लोजर आता था या नियर बाय डेट आती थी, सरकार उससे पहले उस एग्जेम्पशन की तारीख को वापस 6 महीना 3 महीने के लिए बढ़ा देती थी. सो ऑल ऑफ अस नेवर एक्चुअली रियलाइज दिस कि जो एग्जेम्पशन है आउटवर्ड फ्रेट के रिस्पेक्ट में, चाहे वो एयर फ्रेट के रिस्पेक्ट में हो या ओशन फ्रेट के रिस्पेक्ट में हो, ये हमेशा से जो था ये टाइम लिमिट बाउंड था. और सरकार जब अगर सरकार को एग्जेम्पशन देना है तो उनको बार बार इसकी समय सीमा बढ़ानी जरूरी थी. What happened on 30th of September 2022 is that these two exemptions in respect of outward freight, they were expiring on 30th September 22. And this time government did not extend it. सरकार ने उस exemption को extend नहीं करा, and suddenly from October 22 this has become taxable. ये transaction taxable हो गया है outward freight के respect में. So that means अगर कोई exporter है और goods export कर रहा है इंडिया के बाहर,
तो जो ओशन फ्रेट लग रहा है उसका, जो माल जहाज से जा रहा है, नाउ दैट इज टैक्सेबल एट 5%, अर्लियर इट वाज एग्जेम्प्टेड। और अगर वो हवाई जहाज से जा रहा है थ्रू एयर फ्रेट, देन इट इज टैक्सेबल एट 18%, अर्लियर इट वाज एग्जेम्प्टेड। टैक्स लग रहा है बट एक्सपोर्टर को उसका क्रेडिट मिल जाएगा, वो उसका रिफंड भी क्लेम कर सकता है। जब तक ये बात हम एक्सपोर्टर को समझा रहे हैं, एक्सपोर्टर विल से इट्स ओके, इट्स ओनली अ लॉस ऑफ सम कैश फ्लो ब्लॉकेज फॉर सम टाइम। जब तक मेरे को रिफंड वापस नहीं आता उसका, तब तक मेरा कैश फ्लो ब्लॉक है, अदरवाइज इट्स ओके, सो नॉट अ बिग बर्डन। वेयर इज द प्रॉब्लम? प्रॉब्लम है फाइनेंस एक्ट 2018 के अंदर जाके जो एक अमेंडमेंट हुआ तब थोड़ा 2 साल पहले, एग्जेम्पशन अभी विड्रॉ हुआ है आईजीएसटी के अंदर प्लेस ऑफ सप्लाई के प्रोविजन से। और हम सब जानते हैं कि अगर सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई सेम स्टेट है तो वो इंट्रा स्टेट बन जाता है, जिसपे सी और एस लगता है। और अगर सप्लायर और रिसिपेंट अलग अलग स्टेट में है तो वो इंटर स्टेट बन जाता है, जिसके ऊपर आईजीएसटी लगता है। अब सेक्शन 12 जो है वो ये डिटरमाइन करता है कि प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे डिटरमाइन होगा जब सर्विस का सप्लायर और सर्विस के रिसीवर दोनों इंडिया में बैठे। तो वहां पर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के रिस्पेक्ट में जो प्रोविजन है 12(8), वो ये कहता है कि अगर सप्लायर भी इंडिया में है और सेम स्टेट में है, या इंडिया में है और रिसिपेंट भी इंडिया में है, तो पहले प्लेस ऑफ सप्लाई का प्रोविजन ये था कि जहां पर रिसिपेंट है वो माना जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई है, दैट्स व्हिच इज अ जनरल प्रोविजन। बट इसके अंदर बाद में एक प्रोवाइजो ऐड किया गया फाइनेंस एक्ट 2018 के अंदर, वेयर द इनफैक्ट नॉट 18, 19 के अंदर, वेयर द प्रोवाइजो सेड कि अगर मैं किसी को सर्विस दे रहा हूं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड की, और वो रिसिपेंट में इंडिया में बैठा है, तो उसका प्लेस ऑफ सप्लाई जनरल प्लेस ऑफ सप्लाई वो नहीं होगा जहां पे रिसिपेंट बैठा है, उसका प्लेस ऑफ सप्लाई वो होगा जहां पे गुड्स जा रहे हैं। सो दैट मींस लेट्स से मैं सप्लायर हूं, आप रिसीवर हैं, मैं जयपुर में बैठा हूं, आप कानपुर में बैठे हैं, लेट्स से मैं आपके लिए हैंडलिंग का कुछ काम कर रहा हूं गुड्स का, एंड आई एम टेकिंग गुड्स, योर गुड्स फ्रॉम द पोर्ट टू अ प्लेस आउटसाइड इंडिया, लेट्स से आई एम टेकिंग देम टू यूएसए। तो पहले इसका जो प्लेस ऑफ सप्लाई, अगर इस पर टैक्स लग रहा होता जब तक ये प्रोवाइजो नहीं था, तो इसका प्लेस ऑफ सप्लाई होता कानपुर, और ये टैक्स होता फ्रॉम राजस्थान टू यूपी आईजीएसटी, और आपको उसका क्रेडिट मिल जाता। अब प्रोवाइजो होने से हुआ ये कि सप्लायर तो हुआ राजस्थान में, और प्लेस ऑफ सप्लाई हो गया लोकेशन ऑफ गुड्स आउटसाइड इंडिया, दैट मींस इट बिकम्स अ प्लेस आउटसाइड इंडिया। एंड सडनली व्हेन सप्लायर इज इन इंडिया, प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया, इट बिकम्स आईजीएसटी, और ये आईजीएसटी का ट्रांजैक्शन बन गया। यहां तक भी शायद किसी को प्रॉब्लम नहीं होती, बिकॉज पीपल वुड हैव सेड आईजीएसटी का क्रेडिट मिल जाएगा। बट नाउ इंटरेस्टिंगली वी हैव न्यू फॉर्मेट ऑफ जीएसटीआर 3B। व्हाट डज द न्यू फॉर्मेट ऑफ 3B सेज? न्यू फॉर्मेट ऑफ 3B के अंदर एक पॉइंट है 4D2, एंड द 4D2 सेज दैट इनएलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट के अंदर यू ऐड वन मोर कैटेगरी, and then one more category is ITC restricted due to POS provisions. ITC का restriction है place of supply के provisions के कारण। Now first thing, जब आप पूरी कानून की किताब पढ़ेंगे तो आप realize करेंगे कि place of supply के provisions के कारण ITC पे कहीं भी restriction नहीं है। Nowhere law says that your input tax credit will be restricted if your place of supply is this state. Nowhere law says। ये एक unsaid understanding है कि प्लेस ऑफ सप्लाई सेम होना चाहिए जहां पे रिसिपिएंट है, बट दे हैव पुट दिस इन द रिटर्न, बट इसका लॉ में कोई प्रोविजन नहीं है। दैट मींस अगर ये रिटर्न में डाला है तो जीएसटी पोर्टल के ऊपर भी ऐसा कुछ होगा। और अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि अब जो आपका क्रेडिट गवर्न हो रहा है वो 2B से गवर्न हो रहा है। आपका क्रेडिट जो है दैट इज नॉट गेटिंग गवर्न बाय व्हाट इज देयर ऑन द इनवॉइस। दैट मींस अगर इसका प्लेस ऑफ सप्लाई इज गोइंग टू बी आउटसाइड इंडिया, will my credit not be available to me? क्या मुझे वो क्रेडिट अवेलेबल नहीं होगा? लॉजिक says no, theoretical reading says yes। इन दोनों के बीच का आंसर है जो सरकार ने थोड़े टाइम पहले एक एडवाइजरी निकाली। जब इन्होंने 2B जब 3B के अंदर चेंजेस करे, दे ब्रॉट एन एडवाइजरी, और उन्होंने बोला इनपुट टैक्स क्रेडिट विल बी मार्क्ड एज नॉट अवेलेबल इन फॉलोइंग सिनेरियोज। इन सिनेरियो में अवेलेबल नहीं होगी। उसमें जो सेकेंड पॉइंट है वो रेलेवेंट है, the state of the supplier and the place of supply is same, whereas the recipient is located in another state. So उन्होंने बोला जहां जहां पे भी place of supply और location of supply is the same state, मान लीजिए मैं भी supplier में, place of supply भी also राजस्थान, then in that case ITC will not be available to the recipient। हमारा ये केस नहीं है। हमारा केस ये है supplier राजस्थान का, place of supply is outside India, जो इस एडवाइजरी के हिसाब से रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में, नॉट अवेलेबल की कैटेगरी में नहीं आता है।
सो प्रैक्टिकली स्पीकिंग ये अमेंडमेंट, सरकार को अमेंडमेंट करने का पर्पस था, सरकार एक्सपोर्ट फ्रेट को टैक्स फ्री करना चाहती थी, पर टैक्स फ्री करना तो चाहती थी, पर उस चक्कर में प्रॉब्लम ये हुई कि ये जिस तरीके से अमेंडमेंट आया उससे प्लेस ऑफ सप्लाई बदल गया, ट्रांजैक्शन टैक्सेबल रहा। ट्रांजैक्शन टैक्सेबल लेने के बाद जब 3D में ये नया पॉइंट ऐड हुआ तो एक कंफ्यूजन और ऐड हुआ कि प्लेस ऑफ सप्लाई अगर मेरे स्टेट का नहीं है तो मुझे क्रेडिट नहीं मिलेगा क्या। Now, because we have this advisory, one can say that government that does not intend to ask me to reverse the credit. However, how will government get the credit? वो टैक्स का बाइफिकेशन कैसे करेंगे, that nobody knows. क्योंकि जब तक यूपी सरकार को टैक्स नहीं मिलेगा, यूपी सरकार will always say कि वो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट क्यों दे। So this is a problem. ये सारे एक्सपोर्टर्स के लिए थोड़ा प्रॉब्लम है जो होने वाला है। Probably government has to come out with a proper clarification in this regard. अगर वो क्लैरिफिकेशन लेके आते हैं that will be better, otherwise this may raise lot of questions from the government side in this particular manner. Last few slides and then probably we'll go to question and answer sessions. ट्रांसफर ऑफ बैलेंस इन कैश लेजर फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। आप सब जानते होंगे कि फाइनेंस एक्ट 22 में एक बड़ा इंपॉर्टेंट और यूजफुल चेंज ये था कि अगर मेरे पास राजस्थान में कोई कैश लेजर में बैलेंस पड़ा है और मुझे कोई टैक्स पे करना है उत्तर प्रदेश के अंदर जाके, और उत्तर प्रदेश में भी मेरा जीएसटी रजिस्ट्रेशन है सेम पैन के ऊपर, तो ये सेक्शन 49 के अंदर अमेंडमेंट ये था कि मैं ट्रांसफर कर सकता हूं फ्रॉम माय दिस स्टेट टू अनदर स्टेट। आई हैव टू जस्ट फाइल अ फॉर्म व्हिच इज कॉल्ड PMD 03A। नाउ ये सेक्शन ऑलरेडी नोटिफाई हो गया, इनफैक्ट इसका डेट भी इनैक्ट हो गया। इनफैक्ट फाइनेंस एक्ट के जो 2 प्रोविजन थे उनमें से एक ही प्रोविजन था जो ऑलरेडी इनैक्टेड है। ये अक्टूबर 22 से एप्लीकेबल नहीं है, ये पहले ही एप्लीकेबल हो गया। The problem is इसका फॉर्म अभी तक पोर्टल पे नहीं है, इसकी फंक्शनैलिटी अभी तक पोर्टल पे नहीं है, which is PMD 03A. Until the time we have a functionality on the portal, you can't exercise this. So this is just for the purpose of information. One would say कि अच्छा ये अक्टूबर से एप्लीकेबल है तो हम ट्रांसफर कर सकते हैं। The answer is ये आप पहले भी कर सकते थे रूल्स के हिसाब से और सेक्शन के हिसाब से, बट बिकॉज पोर्टल के ऊपर फंक्शनैलिटी नहीं है, there is a procedural problem. You can't do it unless you have the functionality in this particular regard. कॉमन पोर्टल वाला पॉइंट आई एम स्किपिंग। अदर रिटर्न्स की कॉन्टेक्स्ट में एक चेंज है, जो फाइलिंग ऑफ नॉन रेजिडेंट पर्सन व्हिच इज कॉल्ड 13, उसके रिस्पेक्ट के अंदर नाउ देयर इज अ कांसेप्ट ऑफ लेट फीस। वो अब लेट फीस टीसीएस ऑपरेटर्स के ऊपर भी एप्लीकेबल होगी अगर वो अपनी ड्यू डेट तक रिटर्न फाइल नहीं करते हैं। दैट वाज नॉट एप्लीकेबल ओवर हियर। लास्ट पॉइंट बिफोर आई एंड इज द इंपैक्ट ऑफ द रीसेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट in respect of Tran 1 and Tran 2 opening. I'm sure majority of us are aware that from 1st October 2022, Tran 1, Tran 2 have opened on the GST portal for refiling. So now, क्यों हुआ ये? Because जब से GST आया था तब से एक ही इशू Tran 1 के रिस्पेक्ट में अलग अलग हाई कोर्ट से होता हुआ सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट में टैग हुआ, and finally Supreme Court ने directions दिए in case of this Fialco Trade Center Private Limited, where they said कि nothing doing because of you have brought GST, which is a good thing, and people had a lot of rights and credits available as on 30th of June 2022. Due to the technical glitch, due to non-availability of Tran 1, due to error in filing of Tran 1, due to misunderstanding of the fields of Tran 1, due to error by the SSC, lot of people have not been able to take the benefit. So for once, let's open it for 2 months. 2 महीने के लिए खोल देते हैं। फिर सरकार ने रिक्वेस्ट करी कि ये आप जो पहले सुप्रीम कोर्ट ने बोला था सितंबर 22 से खोलना है, सरकार ने रिक्वेस्ट करी सुप्रीम कोर्ट को कि वी वांट एडिशनल टाइम ऑफ 1 month, and now it has opened from October 2022 till November 2022, end of November 22. And now government has said that the honorable Supreme Court has said that government को ये चीज इंश्योर करनी है कि ये ग्लिच फ्री हो और इसमें कोई भी ग्लिचेस ना हो और Tran 1, Tran 2 जो लोग भी फाइल करना चाहते हैं वो स्मूथ हो। इसके तुरंत बाद सीबीआईसी ने अपनी गाइडलाइंस निकाली और उन गाइडलाइंस में 2-3 चीजें हैं जो यूजफुल है। तो पहले तो किन लोगों के लिए यूजफुल है? वो सब लोग जिन्होंने Tran 1 नहीं भरे, भरना चाहते थे, गलत भरे या भरे तो सही बट उनमें अमाउंट गलत कॉलम में भर दिया, ज्यादा भर दिया। Probably all those people who want to rectify the mistake, who could not file it, they want to file it now. या जिनको लगता है कि Tran 1 एक बार रिविजिट करके देख लेना चाहिए, Tran 2 वाली compliance नहीं कर पाए because they were not sure what needs to be done. All those people now they have been given a breather for 2 months. CBIC ने गाइडलाइन इशू करा है कि अगर आप रिवाइज करना चाहते हैं Tran 1 को जो आप ऑलरेडी फाइल कर चुके हैं,
So then they will give an option to download the Tran 1 और Tran 2 जो आप फाइल कर चुके हैं. So अभी तक हम सब जानते हैं Tran 1 Tran 2 डाउनलोड करने का कोई ऑप्शन नहीं था. Now if you want to revise it, तो आपने जो ऑलरेडी फाइल कर रखा है उसको आप डाउनलोड कर पाएंगे. साथ में एक एनेक्जर ए है जो इस गाइडलाइन के साथ में जो आपको अपलोड करने की जरूरत है when you will basically refile the Tran 1. One very interesting thing which the guideline says is कि बहुत सारे वो लोग ऐसे हैं जो स्टेट वैट का क्रेडिट आगे लेके आए थे और वहां पर सेक्शन 140 सबसेक्शन 1 के प्रोवाइजो में रेस्पेक्टिव स्टेट जीएसटी एक्ट में ये लिखा था कि अगर that credit is in respect of sales against C form, F form, H form and I form, और अगर वो फॉर्म आपने डिपार्टमेंट में 27/12/17 तक सबमिट करे हैं तो ही आप क्रेडिट को वहां लेके आइए, अदरवाइज पुराने एक्ट में आप रिफंड लीजिए. नाउ बिकॉज ऑफ दैट द गाइडलाइन सेज कि वो सब लोग जिन्होंने सब्सिक्वेंट डेट के ऊपर भी सारे फॉर्म्स डिपार्टमेंट में सबमिट कर दिए, C, F, H, I and all these, बट वो अगर 27/12/17 के बाद में है, then in that case you can't carry forward the credit in Tran 1 and that's what the guideline says. Now ये अपने आप में एक इशू है जो काफी डिबेटेबल इशू है, बिकॉज रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स ने अलग अलग टाइमलाइंस बढ़ाई अपने लोगों को फॉर्म फाइल करने देने के लिए अपने रिस्पेक्टिव वैट एक्ट के अंदर. बट बिकॉज यहाँ पर जब तक ओरिजिनल जो Tran 1 की डेट थी 27/12/17 तक, तब तक अगर किसी ने फॉर्म फाइल नहीं किया है, देन द गाइडलाइन सेज कि आप उस क्रेडिट को Tran 1 में लेके नहीं आ सकते. Again, it is subject to interpretation, it is subject to challenge, but maybe one can take a call कि अगर आप मान लीजिए यहाँ क्रेडिट लेके नहीं आ सकते तो प्रोवाइजो कहता है पुराने एक्ट में रिफंड क्लेम कर सकते हैं. So maybe it is the right time to claim a refund there, file a refund application there, see अगर आप उधर क्रेडिट का रिफंड ले सकते हैं जो बैलेंस था, which is dependent upon जितने फॉर्म आपने बाद में सबमिट करे. और अगर ऐसा पॉसिबल था, then do not carry it here, do not unnecessarily have a litigation. But if that is not possible, then carry it here, because even otherwise also ये आपका right है जिस कारण से extinguish नहीं हो सकता. वो सब लोग जो Tran 1, Tran 2 फाइल करेंगे उसके साथ once they file it, they have to ensure that they submit the hard copy of it to a jurisdictional officer along with Annexure A. और अगर Tran 3 जहाँ पे CTD के थ्रू क्रेडिट ट्रांसफर होनी थी, क्रेडिट ट्रांसफर डॉक्यूमेंट के थ्रू, तो जहाँ पे भी Tran 3 फाइल करना, they will file the Tran 3. All those people who will be now doing a revision, it is goes without saying इसका एक तरीके से assessment है जो adjudicating authority करेगी, and then they will write in order that things were in order. So to ensure whatever changes you're doing right now, you carry necessary documents of that regard with you. आपके पास वो documents available हैं, and you're putting them before the jurisdiction officer as and when the officer would ask for it. So I think these are some relevant changes which have happened, which are applicable from 1st of October 2022. मैंने जो भी changes जो मुझे लगा relevant है और काम किया, just try to pick them together and I have presented before you. In case कोई ऐसी चीज है which I have skipped to discuss and you want us to discuss, we can do that. In case there are any question, I'll be very happy to take the question. At the end, I would again like to thank CIRC for giving me this wonderful opportunity to share my views to all the fellow members of CIRC and other people who are here. Thank you so much to all of you. Over to you, Vijay ji. Thank you yes sir for such a nice deliberation और आपने सारी चीजें कवर कर ली. और now I request all the member, if you have any query, please you can ask directly or you raise hand, so we will unmute you or post in the chat box. MD सोनी साहब हैं कोटा से. Yeah. Sir, please. Back office team, please take care. सर अनम्यूट कर दीजिए. एक मिनट. लोकेशन क्या नाम बताया? मुरलीधर सोनी जी. मुरलीधर सोनी साहब एंटर हो चुके हैं. मुरलीधर जी, आपको रिक्वेस्ट भी चली गई यहाँ से, आप प्लीज अनम्यूट करके अपना सवाल पूछिए. मुरलीधर सर यहाँ से अनम्यूट कर दिया, आप एक बार अपने यहाँ से अनम्यूट कर लीजिए.
सर और किसी की क्वेरी है तो लीजिए, मैं सर उनसे कर लूंगा। यस सर, जब तक मैं अपनी एक क्वेरी पूछ लेता हूँ। जरूर सर। अपने अभी जो नया जो फॉर्मेट आया है 3B का, जिसमें 17/5 की जो इनएलिजिबल क्रेडिट है उनको भी उन्होंने कहा कि ऊपर पहले क्लेम करो और उसके बाद उनको आगे रिवर्स कर दो, तो जी। क्या ये लीगल है? हाउ वी कैन अवेल द क्रेडिट व्हिच इज इनएलिजिबल एज पर सेक्शन 75? करेक्ट सर। सो अगर आप देखेंगे, सो आपके क्वेश्चन के दो पॉसिबल आंसर्स। एक तो ये कि हाँ आप रिटर्न में आप डाल रहे हो, दैट मीन्स आप अवेल कर रहे हो स्पेसिफिकली अभी जो सेक्शन 41 में अमेंडमेंट हुआ है उसके हिसाब से। द अदर आंसर इज जब तक फिगर आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में नहीं जा रहा तब तक उसका मतलब अवेलमेंट नहीं है। तो गवर्नमेंट ये बोल रही है कि आप पहले ऊपर अवेलेबल में दिखाओ, वो जो वर्ड वहां पे लिखा है वो अवेलेबल है, अवेलेबल में दिखाओ, मतलब 2B में रिस्ट्रिक्टेड तो नहीं है, बस इतना सा पॉइंट आउट कर दीजिए। और फिर अगर वो 17.5 में ब्लॉक्ड है तो उसको वापस रिवर्स कर दीजिए। सो गवर्नमेंट का इंटेंशन ये है कि वो 2B और टेबल 4A को मैच करके फ्रीज करना चाहते हैं। माय आंसर विल बी जब तक वो क्रेडिट आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में नहीं जा रही है तब तक वो अवेलमेंट नहीं है। सो मे बी व्हाट गवर्नमेंट वांट्स वी कैन कंप्लाई विद दैट, वो कर सकते हैं। इसमें ऐसा व्यू नहीं है कि जब रिवर्सल जब आता है जब मैं अवेल कर रहा हूँ, विदाउट अवेलमेंट हाउ कैन आई रिवर्स? So again, it is only a mechanism to report the information. ऐसा नहीं है कि मैं वो क्लेम कर रहा हूँ, वहां पे डिटेल है अवेलेबल की, तो ये बता रहे हैं कि आपके इंडियन ट्रांजैक्शन के ऊपर कितना 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 इनपुट टैक्स है, और फिर आप बताइए उसमें से किसके लिए आप एलिजिबल नहीं है। प्रॉब्ली अगर टर्मिनोलॉजी रिटर्न की थोड़ी बेटर होती, वहां पे इनपुट टैक्स क्रेडिट की जगह अगर इनपुट टैक्स लिखा होता तो हम बेटर कह सकते थे कि वो लॉजिकल ज्यादा है। तो आपका बात लॉजिक में बिल्कुल ठीक है कि मैं एंटाइटल्ड नहीं तो क्यों ले रहा हूँ। गवर्नमेंट का इंटेंशन ये है कि हम को सिर्फ रिपोर्टिंग पर्पस के लिए चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में नहीं जा रहा हूँ। मुरलीधर सर, अगर आप अनम्यूट कर पा रहे हो तो एक बार देख लीजिए। और अगर सर मेरी आवाज आ रही है क्या? मैं पूछूं एक सवाल जी? यस सर, वेलकम सर, वेलकम, पूछिए। आ रही है थोड़ा मतलब वैसे है, इस आज टॉपिक से थोड़ा वो हटके है सर। मेरा जो ज्यूरिडिक्शन है वो सेंटर के अंदर है। हाँ सर। मेरी सेंटर वालों ने मुझे ऑडिट भी कर दी मेरी। करेक्ट। 2017 से लेके 2020 तक की ऑडिट हो गई। ऑडिट में जो पॉइंट निकाले थे हम टैक्स जमा करा रहे हैं। अब मीनवे मुझे स्टेट से नोटिस आ रहा है कि आपकी जो इनपुट है आपने कुछ गलत क्लेम कर रखी है, आप आओ और डॉक्यूमेंट सबमिट कराओ। जब मेरे ऑलरेडी ऑडिट हो चुकी, सब हो चुका, वापस से स्टेट उसको ओपन कर सकता है क्या? करेक्ट। तो दो आंसर है इसके। पहले अगर स्टेट के यहाँ से नोटिस आया तो पहले ये देखना है क्या हुआ, एंटी इवेजन से नोटिस आया है। अगर वो स्टेट एंटी इवेजन से नोटिस आया है तो उसके रिस्पेक्ट में गवर्नमेंट की अंडरस्टैंडिंग है कि जीएसटी काउंसिल ने एंटी इवेजन रेस्पेक्टिव दोनों सेंटर और स्टेट के हैं उनको एम्पावर कर रखा है कि एंटी इवेजन दूसरे सेंटर वाले एसएससी को भी नोटिस दे सकती है। कितना वैलिड है ये, इसके ऊपर अलग अलग हाईकोर्ट की अलग अलग अंडरस्टैंडिंग है। बट अगर आपको एंटी इवेजन के अलावा कहीं से और नोटिस आया तो पहली चीज वो नोटिस ही वैध नहीं है। दूसरी चीज, मान लेते हैं एक बार कि वो नोटिस जुरिडिक्शन एंटी इवेजन से आया। सेकेंड, आपको जो चीज 2A 3B की बात कर रहे हैं उसका जवाब ये है कि अगर वो चीज ऑडिट ने ऑलरेडी वेरीफाई कर दी है सेंटर की तरफ से और आपके पास उसका कोई एविडेंस है कि उन्होंने आपसे कोई अपील मीमो कोई ऑडिट मीमो में या आपसे इंफॉर्मेशन 2A के रिस्पेक्ट में मांगी थी और आपने अवेलेबल कराई थी, तब आप जरूर उसके रिस्पेक्ट में सेक्शन 6 का हवाला देते हुए कह सकते हैं कि जो चीज ऑलरेडी सेंटर कर चुका है वो स्टेट नहीं कर सकता उसके रिस्पेक्ट में। तीसरा, अगर वो कुछ निकालते भी है बाय चांस इन दोनों चीजों के बावजूद, तो वो नोटिस आपको 74 सेक्शन में, मतलब जानबूझ के टैक्स चोरी वाले में नहीं दे सकते, सिर्फ 73 के अंदर दे सकते हैं, जहां पे ये कि आपसे अगर कोई एरर हुआ है तो जेन्युइन हुआ है। बट वो बहुत बाद में आता है, पहले वो दो हर्डल क्रॉस मुझे लगता है कर पाना डिफिकल्ट होगा। तो ये इसका आंसर हो सकता है। यस सर, एक क्वेरी और है। अभी ऑनलाइन गेमिंग का काफी चल रहा है, तो उसमें जीएसटी के बारे में थोड़ा सा 5 मिनट में थोड़ा सा कुछ ब्रीफ कर पाए। ऑनलाइन गेमिंग का मतलब हर क्लाइंट आजकल ऑनलाइन गेमिंग को जा रहा है, मतलब बहुत बड़ा इंडस्ट्री बनने जा रही है, तो उसमें जीएसटी का क्या इम्प्लीकेशन रहेगा उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करिए। तो पहली चीज, ऑनलाइन गेमिंग के ऊपर ऑलरेडी मैटर सुप्रीम कोर्ट के अंदर चल रहा है अभी। इनफैक्ट अभी रिसेंटली 21,000 करोड़ का एक शोकॉज नोटिस है जो डीजीजीएसटी ने निकाला था ऑनलाइन गेमिंग के रिस्पेक्ट में। दैट इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द biggest show cause notice issued by DGGST of 21,000 crore rupees in respect of an entity जो ऑनलाइन गेमिंग के अंदर इन्वॉल्व है। वो मैटर ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में टैग्ड है। कॉन्सेप्ट ऑनलाइन गेमिंग के रिस्पेक्ट में है कि मेरे को एक पैसा देके मुझे एक वर्चुअल करेंसी मिलती है, उस वर्चुअल करेंसी से मैं जाता हूँ, आई कैन प्ले अ गेम, चाहे वो मैं रमी खेल रहा हूँ या ताश खेल रहा हूँ या आई एम बेसिकली डूइंग दिस जहाँ पे मैं टीम बना रहा हूँ जिसको हम फैंटेसी लीग एंड ऑल दोस थिंग्स कहते हैं। अब कॉन्सेप्ट जीएसटी में है कि सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विस पर टैक्स लगता है। डेफिनेटली कोई गुड्स की सप्लाई नहीं है यहाँ पे।
अब ये जो मैं पैसा दे रहा हूँ, क्या ये अपने आप में एक्शनेबल क्लेम है या सर्विस है, उसको लेके डाउट है। एक्शनेबल क्लेम को जीएसटी से बाहर रखा हुआ है, एक्सेप्ट बेटिंग एंड गैम्बलिंग। ऑनलाइन गेमिंग आप जो भी कर रहे हो उसके ऊपर हाई कोर्ट के जजमेंट है कि ये सब इट इज अ गेम ऑफ स्किल, इट इज नॉट अ गेम ऑफ चांस। तो ये ना बैटिंग है ना गैम्बलिंग है, वहां से तो ये बाहर हो जाता है। अब जब ऐसा हो जाता है तो क्या ये एक्शनेबल क्लेम में आ सकता है? क्योंकि अगर ये एक्शनेबल क्लेम है तो इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। एक्शनेबल क्लेम की परिभाषा ये है कि अगर भविष्य में मिलने वाला अगर कोई राइट है, वो एक किसी ऐसी इवेंट के ऊपर डिपेंडेंट है जो इवेंट कंटिजेंट है, देन इन दैट केस आज के टाइम पे वो जो एक कंटिजेंट राइट मैं होल्ड कर रहा हूँ, क्या उसको एक्शनेबल क्लेम कह सकते हैं? इस पे दो अलग अलग व्यू है। मेरा व्यू ये है कि जो पूल में पैसा जाता है वो एक्शनेबल क्लेम की परिभाषा में आता है, जो मैं एंट्री फीस के तौर पे देता हूँ, जिसमें से मुझे प्राइज मिलने वाला है ऑनलाइन गेमिंग के रिस्पेक्ट में, वो एक्शनेबल क्लेम है। उसके रिस्पेक्ट में कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं आती है। हाँ, प्लेटफॉर्म यूसेज चार्ज के नाम से, वन टाइम रजिस्ट्रेशन चार्ज के नाम से, इनके नाम पे मैं जो भी पैसे दे रहा हूँ, जरूर वो सर्विस का पैसा है जिसके ऊपर मुझे टैक्स देने की जरूरत है। और एग्जैक्टली यही मैटर सुप्रीम कोर्ट के पास में पेंडिंग। सर, जो रजिस्ट्रेशन के जो चार्जेस ले रहे हैं, कुछ व्यू है कि ये वन टाइम चार्जेस है, तो ये मतलब सर्विस है ही नहीं है बेसिकली, ये लॉगिन एक बार रजिस्टर कराने के, लॉगिन करने के चार्जेस हैं। हाँ, अगर मैं इस पैसे को पूल में इस्तेमाल कर सकता हूँ वर्चुअल मनी के तौर पे, तो प्रॉब्ली आप जो बात बोल रहे हैं मुझसे सहमत होऊंगा। बट अगर ये मेरा पैसा वन टाइम है विच इज नॉन रिफंडेबल नेचर, तो डेफिनेटली वो सर्विस की पेट है। तो अभी मतलब इन टोटल आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, टैक्सेबल है या नहीं है, मतलब टोटल जो रिसीट आती है? जो मुझसे मेरा नॉन रिफंडेबल पैसा है, जो पैसा मैं पूल में इस्तेमाल नहीं कर सकता, सिर्फ वही टैक्सेबल होना चाहिए, बाकी कुछ टैक्सेबल नहीं होना चाहिए। एक क्वेरी और है किसी योगेश कुमार जी की, कैन गुड्स बी सोल्ड बिलो द परचेज प्राइस? करेक्ट। तो ये एक क्वेश्चन है, क्योंकि वैट के अंदर इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन था। अगर आप परचेज प्राइस के नीचे कोई माल बेचते थे तो टैक्स आपको उतना देना था जितना आप परचेज के ऊपर इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया है। जीएसटी में ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। जीएसटी में ये है कि आप ट्रांजैक्शन वैल्यू के ऊपर आप जीएसटी पे करते हैं, विच इज कॉल्ड प्राइस एक्चुअली पेड और पेएबल, और दोनों पार्टी अनरिलेटेड होनी चाहिए। तो अगर मैं अनरिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ तो मैं जो भी प्राइस पे ट्रांजेक्शन करूँ, जो मेरी कमर्शियल प्रूडेंस के हिसाब से सही है, चाहे मैं लॉस में धंधा क्यों नहीं करूँ, जीएसटी उसी के ऊपर लगेगा। हाँ, अगर प्राइस इन्फ्लुएंस है और मैं सेल परचेज प्राइस से नीचे प्रूव सकता हूँ कि मैं इसलिए बेच रहा हूँ, कोई इन्फ्लुएंस है, इन्फ्लुएंस का इनडायरेक्ट बेनिफिट मुझे होने वाला है, उसको ऐड किया जाता है। तो दो लाइन के क्वेश्चन का आंसर ये है कि अगर अनइन्फ्लुएंस प्राइस है तो बेचता हूं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बट अगर इन्फ्लुएंस प्राइस है तो फिर उसका क्वांटिफिकेशन सेपरेटली है, जो रूल 30 या 31 में लिखा है। थैंक यू। अभी हमारे बीच में लोकेश माहेश्वरी जी हैं। मैं एक तो सबसे पहले एक्सक्लूसिव जगह डेफिनेटली आप सजेशन दीजिए, सेमिनार हो जाएगा, इसकी 100% गारंटी है। And now I request CA Lokesh Maheshwari ji for formal vote of thanks. थैंक यू विजय जी। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले मैं थैंक कहना चाहूंगा हमारे आज के लर्नेड स्पीकर सीए यश डड्डा जी को, कि बहुत ही अच्छी तरह से सेशन को उन्होंने डेलिब्रेट किया। उसके अलावा जितने भी चेंजेस जो 1 अक्टूबर से इफेक्ट होने वाले हैं, वो सारे चेंजेस हम लोगों को बताए उन्होंने। और जिसमें जो इंपॉर्टेंट चेंजेस थे, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं कि जो 30 नवंबर तक हम इनपुट क्रेडिट हम एक्स्ट्रा ले सकते हैं बाद में, तो वो जो डेडलाइन थी वो गवर्नमेंट ने जो एक्सटेंड की, उसके लिए जो कंफ्यूजन था वो 30 नवंबर है, वो कौन से किसके हिसाब से आपको लेना है, 30 नवंबर डेट है, मंथ है, कब आपको लेना है, वो सारी चीजें सर ने हमें बताई। बहुत सारी इनवॉइसिंग वाली सर ने बातें हमें बताई, और थोड़े से जो गवर्नमेंट ने जो चेंजेस किए हैं वो भी सर ने हमें साथ में बताए हैं। मैं सारे मेंबर्स का भी थैंक यू करना चाहूंगा कि सब लोगों ने पूरे सेशन को ध्यान से सुना है। और अगर अभी भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि किसी और कोई क्वेरी है तो सर अवेलेबल है, आप पूछ सकते हैं। और उसके बाद भी कोई क्वेरी है तो आप CIRC को मेल कीजिए, हम सर के पास भेजकर उसका प्रॉपर रिप्लाई आपको भेजेंगे। थैंक यू ऑल। आगे जितने भी सेशन है रिक्वेस्ट करूंगा आप सब में जुड़े रहिए। थैंक यू मच, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू ऑल द पार्टिसिपेंट्स, थैंक यू Thank you, Yash ji. Thank you, Vijay ji. Thank you so much. थैंक यू सर।